और संदीप भाई सारी आपको क्लियर? संदीप भाई सारी आपको? गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून बेटा। ये आ रही है सर। यश आएगा, यश लेगा आज क्लास शिवानी की नहीं लेगा यश क्लास? सर नहीं, उसका ना एक्चुअली एडमिशन का कुछ इशू हो रहा है, सो दैट्स वाई। हम्म। ठीक है। पिछला टॉपिक याद है बेटा? पिछले टॉपिक में हमने क्या क्या कवर किया था? बताओ शिवानी, संदीप। सर पिछले टॉपिक में हमने मेंटेनेंस हम्म। ऑफ वाइफ, मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रंस एंड एज पेरेंट्स, ये सब किया था ना, डिपेंडेंट। पिछली क्लास का जो टॉपिक था वो मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन था, याद है सबको? हाँ जी, हाँ जी। मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन कैसे किया जाता है, ठीक है ना? एक मिनट। आज का जो टॉपिक रहेगा, ठीक है ना, हमने फर्स्ट क्लास हिंदू लॉ हमने स्टार्ट किया था। हिंदू लॉ में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, सोर्स क्या होते हैं, ठीक है ना, हिंदू मैरिज कितनी तरह की होती है, कंडीशन। इसके बाद डाइवर्स पढ़ा, डाइवर्स की क्या थ्योरी होती है। उस डाइवर्स की थ्योरी के बाद हमने क्या क्या कवर किया, जुडिशियल सेपरेशन। फिर डाइवर्स के क्या क्या कंडीशन थे। फिर हमने पढ़ा मेंटेनेंस, अडॉप्शन, गार्डियनशिप नेक्स्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में। आज का जो टॉपिक है बेटा, आज 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 मैं कोशिश करूंगा कि हिंदू लॉ काफी हद तक हो जाए आपका। देखो आज का जो टॉपिक है, सबसे पहला कारा क्या है, चिल्ड्रन अडॉप्शन राइट्स के ऊपर ही कारा है। नया अमेंडमेंट आया था जैसे लोक अदालत था, ठीक है ना। तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे, कारा करेंगे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली करेंगे, उसमें क्या क्या होता है, कैसे प्रॉपर्टी अर्न की जाती है, या फिर सेल्फ अर्न होती है, एसेंशियल प्रॉपर्टी होती है। पार्टीशन के बारे में पढ़ेंगे कि पार्टीशन में किसके किसके हिस्से में कितना शेयर है। फिर एक आप लास्ट टॉपिक आपका आता है विल के ऊपर, ठीक है ना। विल हो गया, इंटरस्टेट सक्सेशन और स्त्रीधन, ठीक है। तो हिंदी लॉ में आपके बेसिकली तीन टॉपिक है, कौन कौन से? आपका जो पेंडिंग अभी बचे हैं, दो ही टॉपिक बचे हैं आज की क्लास में। मैं कारा करा दूंगा, एचयूएफ करा दूंगा, को पार्टनर्स के पार्टीशन। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इंटरस्टेट सक्सेशन और टेस्टामेंट्री विल करेंगे, ठीक है ना। तो मेरा टारगेट है इसी महीने में मैं मुस्लिम लॉ भी करा दूं, ठीक है बेटा, क्योंकि आपका हिंदू मुस्लिम लॉ के बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रह जाएगा, लॉ ऑफ टॉर्ट रह जाएगा, ठीक है ना, लीगल लैंग्वेज रह जाएगा, और एक लास्ट रह जाएगा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वाला। क्लियर है बेटा? यहाँ तक किसी को डाउट है शिवानी? नो सर, सी क्लियर। तो मैं स्टार्ट कराऊं टॉपिक, यस सर। ठीक है ना। तो देखो बेसिकली आपका कारा कहना क्या चाहता है, ठीक है ना, एक मिनट रुकिएगा हाँ बस। आज की क्लास में बच्चे बहुत कम है। किसकी वजह से? हाँ बारिश में भी समझ है, सभी सोचते हैं क्या पढ़ाई करें। हाँ। अब देखो आप, बेसिकली आपका कारा है क्या, इसकी फुल फॉर्म आपको पढ़ लेनी है, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, ठीक है ना। कहने का मतलब है, हमने अडॉप्शन पढ़ा था, अडॉप्शन में कुछ कंडीशन पढ़ी थी, ठीक है ना। मिनिमम आपका 21 ईयर्स का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है ना। मेल और फीमेल में मेल नहीं अडॉप्ट कर सकता, फीमेल कर सकती। अब देखो कारा में जो आज हम पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, कारा बेसिकली किससे रेगुलेट किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से रेगुलेट किया जाता है, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। इसके बाद देखो साइलेंट कुछ प्रोविजंस है कारा गाइडलाइंस के, किस पे, अडॉप्शन पे,
ठीक है ना। सबसे पहले देखो जो सिंगल कारक की अडॉप्शन, ठीक है ना बेटा, इसको ध्यान से पढ़ना है कि जो मैरिड कपल है, फिर वो चाहे सिंगल मेल फीमेल हो अनमैरिड हो, कब तक कर सकते हैं, 18 साल के बच्चे तक को अडॉप्ट कर सकते हैं। मैंने पिछली क्लास में बताया था बेसिकली आपका अडॉप्शन जो होता है 6 साल से लेके 15 साल तक होता है, ठीक है ना। मेंटेनेंस अडॉप्शन पढ़ा था। इसके बाद देखो सिंगल मेल, जो सिंगल मेल है, मेल है जो सिंगल, जिसकी शादी नहीं हुई, वो एक मेल चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकता है, कारा बोलता है। कारा यानी कि आपका, दिव्या वॉइस आ रही है आपको? यस सर। पिछली क्लास में थे बेटा आप दिव्या? यस सर। थे तो पिछली क्लास का याद है? हमने पिछली क्लास में मेंटेनेंस क्या पूछा था? अच्छा अच्छा हाँ। तो दिव्या पिछली क्लास का टॉपिक याद है ना, मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन? यस सर। आज का जो टॉपिक चलेगा, आज का टॉपिक क्या है आपका, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, से कारा बोलते हैं। आज क्या पढ़ेंगे हम? कारा पढ़ेंगे। इंडो अनडिवाइडेड फैमिली क्या होता है, पार्टीशन क्या होता है, ठीक है ना। तो आज के टॉपिक में मैं हिंदू लॉ काफी हद तक 90% हिंदू लॉ आपका कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है ना। हिंदू लॉ का एक बार पेपर भी दिखाऊंगा मैं क्लास के एंड में कि हिंदू लॉ का पेपर कैसा आया था पिछले साल, हिंदू लॉ और मॉडर्न लॉ का। क्लियर है बेटा दिव्या शिवानी? यस सर। संदीप क्लियर है ना? लास्ट में आपको पेपर दिखाऊंगा बेटा हिंदू लॉ का, एक बार देख लेना, उसको प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है ना, घर पे। जी सर। अब देखो आप बेसिकली जो बच्चे तो भाई खैर बोल रहे थे इजी पेपर था, अब आगे आप सॉल्व करेंगे पता चल जाएगा आपको। हिंदू लॉ मैंने करा रखा है। देखो साइलेंट कुछ प्रोविजन है कारा गाइडलाइंस के अडॉप्शन पे। अब अडॉप्शन पे क्या क्या प्रोविजन है? सबसे पहले जो मैरिड कपल है वो चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकता है 18 साल से कम का। जो सिंगल मेल है, जो अनमैरिड मेल है, वो मेल चाइल्ड को अडॉप्ट करेगा। सिंगल फीमेल एक किसी भी जेंडर को अडॉप्ट कर सकती है, मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। इसके बाद मैंने पिछली क्लास में एक होमवर्क दिया था, ठीक है ना। होमवर्क क्या था याद करो संदीप? मैंने कहा था कि आपको होमवर्क करना है कि जैसे मैं एक मेल चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाहता हूँ, मेरे पास एक मेल चाइल्ड है, ठीक है ना। तो क्या मैं दूसरा फीमेल अडॉप्ट करूंगा कि दूसरा मेल अडॉप्ट करूंगा? क्या करूंगा कि अडॉप्ट कर ही नहीं सकता। इसका आंसर सच किया था किसी ने? बताओ बेटा, आंसर सर्च किया था किसी ने? शिवानी वॉइस आ रही है आपको? हाँ जी सर आ रही है, बट मैंने आंसर सर्च नहीं किया था। कोई नहीं बेटा, होता है, ठीक है ना। अब देखो आप बेसिकली आपका जो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अब आज मैंने होमवर्क दिया था वो आज आपको कारा में मिल ही जाएगा, ठीक है ना। ये जो लॉ है बेटा बदलता रहता है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। जैसे कंपनीज एक्ट 1956 था, फिर कंपनी लॉ 2013। तो अडॉप्शन हमने इंडो मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन एक्ट 1956 पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? कारा पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, 2017। तो बेसिकली आपके सिलेबस में है, ये मत सोचना सिलेबस में नहीं, ये सब है जो चीजें करा रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो बेसिकली देखो आप सिंगल मेल, जो क्वेश्चन जो हमने पिछली क्लास का होमवर्क था उसी क्लास में क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। सबसे पहले देखो जो सिंगल मेल है वो मेल चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकता है, सिंगल फीमेल अडॉप्ट कर सकता है, चाइल्ड ऑफ एनी जेंडर का। इनका मिनिमम एज डिफरेंस कितना होना चाहिए? 25 साल, ठीक है ना। अब जो पेरेंट्स है मैक्सिमम एज का है, अगर वो सिंगल पेरेंट्स 45 ईयर्स का है तो कहते ना 4 साल के बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है। कोई सिंगल मैरिड पेरेंट्स, पेरेंट्स कहने का मतलब क्या है, कुछ आइडिया? पेरेंट कहने का मतलब मदर एंड फादर बोथ। तो मदर एंड फादर बोथ की एज कितनी बता रखी है? 100 एज। क्लियर है ना बेटा यहां तक? अरे पापा की एज 50 साल, मम्मी की एज 50 साल, तो 50 + 50 कितना हो गया? 100 हो गया, ठीक है ना। तो देखो आप जो सिंगल पेरेंट है वो अडॉप्ट कर सकता है 4 to 8 ईयर्स के बच्चे को। इसके बाद कोई सिंगल पेरेंट्स अगर 55 साल का है तो अडॉप्ट कर सकता है 8 से 18 साल के बच्चे को, ठीक है ना। इसके बाद देखो पेरेंट्स को रजिस्टर होना पड़ेगा ऑनलाइन, किसके अंडर? कारा, कारा अडॉप्शन सिस्टम के अंदर, जिसे कारिंग्स बोलते हैं, ठीक है ना। और अपलोड करने पड़ेंगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एज पर देयर स्टेटस। यहां तक क्लियर? इसके बाद देखो आपका आता है फिर पेरेंट्स।
पेरेंट्स प्रेफरेंस कैसे ले सकते हैं? रजिस्टरिंग के समय देखो आप, सबसे पहले एज ऑफ चाइल्ड, जैसे अगर कोई एज ऑफ चाइल्ड है तो प्रेफरेंस ले सकते हैं 2 साल तक, पानी लेना 2 साल तक, 4 साल तक, 6, 8, 10, 12, 14 या फिर 18। कोई जेंडर ऑफ चाइल्ड है तो बॉय गर्ल किसी भी जेंडर को, ट्रांसजेंडर भी अडॉप्ट कर सकते हैं आज की तारीख पर, कोई करता नहीं। इसके बाद देखो स्टेट कब अडॉप्ट करेंगे, 3 प्रेफरेंस देंगे, जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं अपना। इसके बाद काइंड ऑफ चाइल्ड कैसा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, सिबलिंग या स्पेशल नीड्स। अब ये सिबलिंग और स्पेशल नीड्स कहने का मतलब क्या है? हाँ वेरी गुड, और सिबलिंग, हाँ वेरी गुड, मेरे को बड़ा अच्छा जवाब दिया निकिता ने कि सिबलिंग कहने का मतलब है सगे भाई बहन, ठीक है ना, रियल ब्रदर एंड सिस्टर। और स्पेशल नीड कहने का मतलब है जो मेंटली डिसऑर्डर है, ठीक है ना, सफरिंग फ्रॉम मेंटली डिसऑर्डर। अब इसके बाद देखो कारिंग में एक आपको प्रोफाइल में ऊपर ऊपर से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। कारिंग में आपको क्या बनानी पड़ेगी, एक प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। अब ये कैरिंग है क्या? कैरिंग क्या है? कारा अडॉप्शन सिस्टम, ठीक है ना। कैरिंग की फुल फॉर्म क्या है? कारा अडॉप्शन सिस्टम। पेरेंट को एक प्रोफाइल ऑफर की जाएगी 3 बच्चों की, उससे ज्यादा नहीं, 3 में से किसी एक बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। पेरेंट पूरी प्रोफाइल को देखेगा, उसकी मेडिकल हिस्ट्री को देखेगा, फिर वो रिजर्व कर देगा 2 दिन के अंदर, ठीक है ना, विद इन द डे ऑफ 2 डेज। अब रिजर्विंग के बाद वो जो चाइल्ड है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा 20 दिन के अंदर, ठीक है ना। अब जो पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे उन्हें किस में डाल दिया जाएगा? वेट लिस्ट में। कहने का मतलब है बच्चे को आज नहीं तो कल तो कोई ना तो कोई अडॉप्ट कर ही लेगा, ठीक है ना, तो पेरेंट्स को किस में डाल दिया जाएगा? वेट लिस्ट में। इसके बाद देखो जो पेरेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा तीनों प्रोफाइल में से, उसको वेट लिस्ट में डाला जाएगा और उसका रजिस्ट्रेशन वैलिड है कब तक? एक फीस प्रोवाइड करनी पड़ेगी 3 सालों के लिए, 46,000 एस ठीक है ना। अब इसकी फुल फॉर्म भरते हैं, और ये जो फीस इंक्लूड एक्सपेंस फॉर होम स्टडी, लीगल स्टडीज, नो अदर सम इज पेबल बाय पेरेंट्स। मैंने आपको बताया था जब मैं अडॉप्शन करता हूँ तो कुछ फीस पे करता हूँ, तो फीस कहाँ पढ़ रहे हैं? आज पढ़ रहे हैं 46,000 पे करोगे, किसको? एस ए को, ठीक है ना। अब ये एस ए क्या है? सबसे टॉप पे देखो सेकंड लाइन में लिखा है स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी। यहां तक क्लियर है बेटा? संदीप, शिवानी, आगे चलूं मैं? दिव्या, हाँ जी जी सर। सर। ठीक है ना। आज का टॉपिक थोड़ा सा स्पीड करता हूँ बेटा, क्योंकि आपका कुछ कंफर्म नहीं, शायद पेपर आपका फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से हो जाए, तो मैं तो थोड़ा स्पीड में चलूँ ना। इसके बाद देखो आप, इंटर कंट्री अडॉप्शन बिफोर अडॉप्शन, बिफोर कारा, ठीक है ना। अब इसमें कुछ केस स्टडी भी बोला गया, कोई सा भी एक स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड नहीं किया गया कारा के लिए, ठीक है ना। अब केस स्टडी में क्या बोला गया? रसिक लाल चंगन लाल मेहता। ये जो रासिक लाल चंगन लाल मेहता है, बेसिकली कोर्ट ने हेल्ड किया गया कि हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस में इस आपका क्या होगा? लीगली वैलिड होगा अंडर द लॉ ऑफ बोथ द कंट्रीज, ठीक है ना। अब इसमें देखो जो अडॉप्टेड पेरेंट्स है वो फुलफिल करेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ ऑफ अडॉप्शन के कंट्रीज, ठीक है ना। और इसमें परमिशन अडॉप्ट कर सकते हैं अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के, ठीक है ना। इसके बाद ये ऑब्टेन कर सकते हैं कि नेशनलिटी किसके ऊपर? अडॉप्टिंग पेरेंट्स कंट्रीज के ऊपर, ठीक है। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट, मतलब फर्स्ट केस स्टडी में क्या बोला गया है कि कोई वैलिडेशन के ऊपर बेस्ड है। वैलिडेशन कहने का मतलब है जैसे कि बच्चा है, उसका इमाइग्रेशन हो रहा है, इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन कहने का मतलब है इमाइग्रेशन यानी कि बाहर से कोई बच्चा इंडिया में आ रहा है, और एमी माइग्रेशन कहने का मतलब है इंडिया से कोई बच्चा बाहर जा रहा है, ठीक है ना। तो फर्स्ट केस स्टडी में क्या बोल रहा है कि बाहर से कोई बच्चा आया, पहले उसकी नेशनलिटी प्रोवाइड की जाएगी, नेशनलिटी के बाद उसको अडॉप्ट किया जाएगा कारा के तहत। यहां तक क्लियर है? और वो क्या होगा? आपका लीगल वैलिड होगा। इसके बाद सेकंड केस स्टडी कह रहा है लक्ष्मीकांत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया में क्या कहा गया था? सुप्रीम कोर्ट ने एक सेफ गाइड प्रोवाइड की थी फॉरेन कंट्री अडॉप्शन के लिए। उन्होंने क्या बोला कि एक लेटर राइट होगा लॉयर से सुप्रीम कोर्ट के लिए, एक पिटीशन के लिए। अब इस लेटर में क्या होगा? जो मेल होगा जैसे कि लंदन से मिला है, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या बोला गया लक्ष्मीकांत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में
कि फॉरेन कंट्रीज में, ठीक है ना, फॉरेन कंट्रीज में कुछ बेबीज थे, उनको शिफ्ट किया जा रहा था, कहाँ से, यूएस, कलकत्ता से, फ्रॉम द स्लम्स ऑफ कलकत्ता टू द यूएसए। फर्स्ट केस तो आपका इमिग्रेशन का था कि बाहर से बच्चा इंडिया में आ रहा है, और सेकंड केस स्टडी में क्या है, इंडिया से बच्चा बाहर जा रहा है। क्लियर है ना बेटा? तो इस केस में एक स्पेशल सेफगार्ड प्रोवाइड किया गया था, किस लॉ के अंदर, गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 के अंदर। यहां तक क्लियर है कि अडॉप्शन अडॉप्ट किया जा सकता है, फॉरेन सिटीजन बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है बेटा? आगे चलूं मैं? यस सर। ठीक है ना? क्लियर है? इतना कठिन टॉपिक नहीं है बेटा, अब इजी इजी। अब देखो, अब आपका स्टार्ट क्या होता है, आप टॉपिक देखो, कारा आपका इतना ही था बेटा, ठीक है ना। कारा में बेसिकली हमने क्या पढ़ा, उसकी फुल फॉर्म पढ़ी कारा की। कारा में क्या होता है, मैक्सिमम डिफरेंस 25, मेल चाइल्ड, मेल मेंबर मेल चाइल्ड को अडॉप्ट करेगा, फीमेल मेंबर किसी को भी अडॉप्ट कर सकती है। कारिंग के कैरिंग की एक फुल फॉर्म थी कारा अडॉप्शन सिस्टम। इसमें रिक्वायर फीस को पे किया जाता था 46,000, जो कि 3 सालों के लिए वैलिड होता था, ठीक है ना। कब तक चूज करना होता था, 3 बच्चों की सिलेक्शन दी जाती थी, 48 आवर्स तक चूज करना होता था। अगर चूज नहीं किया गया 20 दिन के अंदर, ठीक है ना, 20 रिजर्व करना, मतलब रिजर्व करना है 2 दिन के अंदर, और चूज करना है 20 दिन के अंदर, ठीक है ना। मतलब पसंद करना 2 दिन के अंदर और घर में लाना 20 दिन के अंदर, ठीक है ना। तो मैं घर में नहीं लाया, 20 दिन के बाद बुलाया, तो क्या होगा बेटा आपका, पेरेंट्स को किस में डाल दिया जाएगा, वेट लिस्ट में डाल दिया जाएगा। यहां तक क्लियर है बेटा? आगे चलूं मैं? किसी को डाउट है इसमें? सर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग अभिषेक, कैसे हो? आपका एक होमवर्क था सर। हाँ जी, बताओ बेटा। वही उसमें मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें आ गया आंसर कि वेरी वी गुड। कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड इफ वी हैव अ वन बायोलॉजिकल चाइल्ड। मतलब अपोजिट 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 वो कर सकते हैं ना अडॉप्ट, यस यस, मैं अपोजिट आपको सेक्स मैंने का तो हाँ अडॉप्ट कर हाँ सकते हैं। जैसे मेल कर मेरे सकते पास हैं, है तो मैं फीमेल कर सकता हूँ अडॉप्ट, अडॉप्ट आ कर गया ना? सकता हूँ ऐसे विद डॉटर ऑल्सो। हाँ करेक्ट। मेरे को आंसर पिछली क्लास में भी पता था बेटा, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, मैं टीचर हूँ, ठीक है ना। मैंने जानबूझ के होमवर्क दिया था कि आप भी थोड़ा सा रीड करो। आज किसी ने वो ठीक है पता सर, है ना, ठीक है सर। शिवानी, संदीप ने सब भूल गए, तो इन चीजों को याद रखो। अभी हम बेटा हिंदू लॉ कर रहे हैं, ठीक है ना अभिषेक। हिंदू लॉ होने के बाद यस ये 4th टॉपिक है, इसके बाद एक लास्ट बिल टॉपिक है। बिल टॉपिक कराने के बाद मैं आज ही आपको एक क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करूंगा हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ का। उस क्वेश्चन पेपर को देखना है, ठीक है ना, जो पिछले साल का है, ठीक है ना बेटा। और एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का भी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड किया था मैंने? नहीं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था ना। हाँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड नहीं कर, किया था। हाँ मैं दोनों कर दूंगा, तीनों कर दूंगा, 2 ही करूंगा, मोमडन नहीं, अभी मोमडन पहले समझाऊंगा, ठीक है ना। तो आज हम कौन से पेपर दिखाएंगे आपको लास्ट के 15 मिनट में बेटा? एक तो हिंदू लॉ और एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। तो आप देख लेना कितना कठिन है। और इसके बाद एक बात करनी थी मुझे, जैसे जो इम्पोर्टेंट सेक्शन बोला था नैना ने मुझे प्रिपेयर करने के लिए, तो मैंने प्रिपेयर कर भी चुका हूँ मैं, ठीक है ना। मैंने कर भी दिया, मैं बस आपको प्रोवाइड कब करूंगा, क्लास के एंड, अभी, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है अभिषेक? आगे चलूं मैं? यस सर, आगे बेसिकली आज दीजिए। का जो टॉपिक था अभिषेक, वो हमारा कारा था, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली था और पार्टीशन था। कारा में मैंने आपको बताया, कारा क्या था, हिंदू मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन एक्ट 1956 का लेटेस्ट वर्जन था, अपडेटेड वर्जन था। अब ये जो अपडेटेड वर्जन था, ये आ जाएगा। कारा आपका फुल फॉर्म है सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। ये बेसिकली आपका 2017 में आया, ठीक है ना। इसमें बेसिकली हम बच्चे को अडॉप्ट कर सकते थे विद इन 18 ईयर्स से पहले। मेल मेंबर मेल चाइल्ड को अडॉप्ट करेगा, फीमेल मेंबर किसी को भी बच्चे को अडॉप्ट कर सकता था। इनका एज का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 25 साल का होना चाहिए। जो आपकी लीगल फीस पे की जाती थी कारा में 46,000 3 सालों के लिए, ठीक है ना। इसके बाद हमने कारा में क्या पढ़ा, कारा में बेसिकली अडॉप्शन ही होता था आपका, अभी स्टार्ट किया कारा में, ठीक है ना। अगर आप इसको पढ़ोगे ना तो आ जाएगा समझ में, स्क्रीन में जो दिख रहा है आपको।
कारा में मैंने फिर आपको क्या बताया, जैसे एक फॉर्म होता था, फॉर्म को फिल करते थे कारिंग की साइट पे जाके, कारा अडॉप्शन सिस्टम जिसको बोला जाता है कैरिंग को, ठीक है ना। साइट पे जाके यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको रिजर्व करना होता था बच्चों को। अब 3 बच्चों को हम रिजर्व कर सकते हैं। जो बच्चों को रिजर्व कर सकते हैं वो सिबलिंग भी हो सकता है, स्पेशल नीड का भी हो सकता है, एनी जेंडर का भी हो सकता है। 3 सिबलिंग को जब हम 3 चिल्ड्रन को रिजर्व करेंगे तो रिजर्वेशन का टाइम कितना होगा, 48 आवर्स, ठीक है ना। 2 दिन तक रिजर्व कर सकते हैं और 20 दिन तक उसको घर में ला सकते। क्लियर है ना यहाँ तक। 20 दिन में अगर उस बच्चे को नहीं लाए पेरेंट्स घर में तो उन पेरेंट्स को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाए। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है ना बेटा। अरे कारा हमने पढ़ा है, कारा जो हिंदू मेंटेनेंस अडॉप्शन 1956 था उसका अपडेटेड वर्जन, ठीक है ना। जैसे कारा को फॉलो करते हैं हम। कारा में क्या होता है बेसिकली, कारा अडॉप्शन के लिए ये रहा सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, ठीक है ना। इसके अंडर बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं हिंदू लॉ के तहत। तो बेसिकली इनमें डिफरेंस कितना होना चाहिए, 18 ईयर से कम का होना चाहिए। सिंगल मेल किसी भी मेल को अडॉप्ट करेगा, फिर से बताता हूँ, सिंगल फीमेल किसी भी जेंडर को अडॉप्ट कर सकता है। दोनों के बीच में डिफरेंस 15 साल 25 साल का होना चाहिए बच्चे और पेरेंट्स में, ठीक है ना। एक केयरिंग केयरिंग की साइट में जाके आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। केयरिंग की फुल फॉर्म क्या होती है, कारा अडॉप्शन सिस्टम लिखा हुआ है, ठीक है ना सब कुछ। इसके बाद देखो आप, वो बोलना पड़ेगा, नहीं कट गया है। स्क्रीन में दिख रहा है संदीप आपको, एक बार बोल क्या बेटा, भैया को यस बोल सर। रहा। अब इसके बाद देखो आप, इसके बाद देखो आपका जो स्पेशल प्रोविजन है उसमें हमने क्या क्या पढ़ा। कारा कायरिंग की साइट पे जाके आपको यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करना है। यूजर आईडी पासवर्ड के बाद, ठीक है ना, जो आपने क्रिएट कर रखा है यूजर आईडी पासवर्ड, इसमें आप कितने बच्चों को सेलेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 चाइल्ड को, ठीक है ना। कब तक, विद इन द 2 डेज 48 आवर्स। 48 आवर्स अडॉप्ट हाँ तो एक मिल सकता है। नहीं तो उसमें अगर आप चाहते हो काफी दुनिया आपकी हाँ यही वैसे ऐसा किससे है ना, यहाँ पे लर्न मोड पे ऑप्शन आता है, हम इस पे हाँ। क्लिक कर देंगे, गूगल पे खोज चल रहा है और गूगल पे आपका लिंक चल रहा है। ठीक है। फिर से आ जाता है। हाँ इसको मैक्सिमाइज इतना कर देता हूँ। इसके बाद देखो आप, बेसिकली आपका फिर क्या आता है, 48 आवर्स तक आप रिजर्व कर सकते हो, 20 दिन तक उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। अगर पेरेंट्स ने उसको 20 दिन तक बच्चे को अडॉप्ट नहीं किया तो उसे वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। इसमें फीस कितनी पे करनी होती है, 46,000। जो 46,000 में आपकी लीगल फीस भी आती है, होम स्टडी फीस भी आती है और कोई अदर सम इसमें पेबल नहीं होगा पेरेंट्स के थ्रू। ये जो वैलिडेशन है 46,000 का, ये कब तक होगा, 3 ईयर्स तक, 3 सालों तक होगा, ठीक है ना। ये जो 46,000 है किसको दिया जाएगा, स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी को। ये सेकंड पैराग्राफ में इसकी फुल फॉर्म लिखी गई, स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी। क्लियर है बेटा, आगे चलूं मैं अब। किसी को डाउट है इसमें, बताओ बेटा, डाउट है। नहीं अब सर। देखो इसके बाद, अब देखो इसके बाद मैंने केस स्टडी बताई थी कि केस स्टडी में अगर कोई इमिग्रेशन कर रहा है, जैसे बाहर का बच्चा इंडिया में आ रहा है, तो उसकी नेशनैलिटी को पहले अडॉप्ट किया जाएगा। अडॉप्शन नेशनैलिटी को चेंज करने के बाद उस बच्चे को अडॉप्ट कर दिया जाएगा। दूसरे केस स्टडी में हमने पढ़ा, यहाँ का बच्चा बाहर जा रहा है, जैसे कलकत्ता के बच्चे को यूएसए भेजा गया, तो यूएसए भेजने पे क्या बोला गया, वहां के फॉरेन सिटीजन को क्या बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हो, किसके अंडर, गार्डियन एंड वारंट एक्ट 1890। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद देखो अब आता है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है ना।
ये यूनिफॉर्म सिविल कोड छोटा सा टॉपिक है भी नहीं ना भी नहीं, पर कराना तो है कोर्स में। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और पार्टीशन पढ़ेंगे आज, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में देखो आप, दो तरह के आपके लॉ होते हैं, सिविल और क्रिमिनल। सिविल कहने का मतलब है आपका जो ऑफेंस है वो कैसा होगा, नॉन बेलेबल, ठीक है ना, उसमें जेल नहीं होती आपको। पर क्रिमिनल ऑफेंस में क्या होता है, आपका ऑफेंस बेलेबल होता है, नॉन बेलेबल, सॉरी नॉन बेलेबल, उल्टा बोल दिया मैंने, ठीक है ना। बेलेबल है या फिर नॉन बेलेबल। सिविल में क्या होगा, आपका ऑफेंस नॉन बेलेबल है, ठीक है ना। सिविल में अवेलेबल है, हाँ, क्रिमिनल में नॉन अवेलेबल है। क्रिमिनल में नॉन बेलेबल है। तो बेसिकली एक रिक्वेस्ट बनाई जाती है यूनिफॉर्म लॉ के लिए, ठीक है ना, जो आपका क्राइम एविडेंस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेट करता है, ठीक है, आज तक क्लियर है। इसके बाद देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये छोटा सा टॉपिक है, इसको जल्दी से कवर कर लेते हैं। आइडिया एक सिविल कोड के लिए बनाया गया है। ये जो बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसके अंदर क्या क्या आता है, आपका मैरिज, डाइवर्स, पार्टीशन, सक्सेशन, इनहेरिटेंस आता है। बिल इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में, ठीक है ना, रिक्वेस्ट कौन करता है, चेयरमैन। इसके बाद देखो आपका जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, फ्लैश पॉइंट बना इंडियन पॉलिटिक्स में 1985 में ड्यूरिंग द शाह बानो केस, ठीक है ना। शाह बानो केस के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया गया। सिविल कोड में क्या क्या ऐड किया गया मैंने आपको बता ही दिया, मैरिज, डाइवर्स, पार्टीशन, सक्सेशन और इनहेरिटेंस। इसके बाद देखो ये क्यों इतना अच्छा था, क्योंकि इंडिया आपका एक सेकुलर बन गया था। जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में प्रेमेबल आएगा। प्रेमेबल क्या कहता है, इंडिया इज अ सेकुलर फर्निटी सोशलिस्ट कंट्री, ठीक है ना, इक्वलिटी कंट्री। तो आपका इंडिया क्या है, सेकुलर बन गया। सेकुलर कहने का मतलब है रिलीजन के लिए, ठीक है ना, कोई भी किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकता है इक्वली, और सारे के सारे इक्वल, इंडियन को इक्वल माना गया। वुमेन की एम्पावरमेंट की गई, कोई भी रिफॉर्म को नहीं लाया गया पर्सनल लॉ के अंदर, और स्टेप टुवर्ड्स मॉडर्निटी आया। यहां तक क्लियर है। तो यूनिफॉर्म लॉ में हमने बेसिकली क्या पढ़ा, यूनिफॉर्म सिविल कोड में, यूनिफॉर्म सिविल कोड आपका किसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा था, मैरिज, डाइवर्स, पार्टीशन और इनहेरिटेंस। मैरिज हमने पढ़ लिया, मैरिज मैंने आपको करा दिया, हिंदू लॉ में पढ़ा था टाइप्स ऑफ मैरिज। डाइवर्स भी हमने कर लिया, कंडीशन को अच्छे से करा, प्रोनाउंसिएशन, डिसर्शन, सारी चीजें पढ़ी। पार्टीशन आज का टॉपिक है। आज का टॉपिक क्या है, पार्टीशन, और नेक्स्ट क्लास का टॉपिक क्या है, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस यानी कि विल, विल जब आपकी टेस्टामेंट्री हो या फिर इनटेस्टामेंट्री, इंटरस्टेट सक्सेशन, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक बेटा क्या करेंगे हम, पार्टीशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्लास में करेंगे इनहेरिटेंस और मुस्लिम लॉ, स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट क्लास से, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद आते हैं बैड क्यों था, ठीक है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्योंकि गवर्नमेंट बार बार इंटरफेयर कर रही थी रिलीजन में, ठीक है ना। जैसे आपका यूपी में हिंदू और मुस्लिम ज्यादा ही फैल रखा है, ठीक है ना, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अच्छे से अप्लाई नहीं हो पा रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन ने एक फंडामेंटल राइट दिया था फॉलो रिलीजन के लिए, ठीक है ना, जो कि देना नहीं चाहिए। पीपल आपके सेंटिमेंटल थे इश्यूज को लेके, कुछ उनके इश्यूज थे, ठीक है ना, कि हमारा जो लॉ में कहा हम उसी को क्यों फॉलो करें, अपना क्यों नहीं फॉलो करें। और जो इंडिया की डाइवर्सिटी थी वो गार्गेंटियन थी, गार्गेंटियन यानी कि रिलीजियस, क्लियर है ना बेटा, रिलीजियस यानी कि एशियन टाइम से मानी हुई थी, क्लियर, एशियन टाइम से थी, ठीक है ना, एशियन टाइम से उसकी डाइवर्सिटी चली आ रही थी। आए समझे, से हमारे एशियन टाइम में सिखाया जाता है हमें कि हमें पूजा करनी तो हाथ पैर धो के पूजा करनी चाहिए, ठीक है ना, चप्पल नहीं पहननी चाहिए। यहाँ तक क्लियर ना। पूजा होने के बाद जो आरती है उसमें खड़ा होना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए। तो ये सारा क्या, इंडिया डाइवर्सिटी इज गार्गेंटियन। आगे चलो बेटा, किसी को डाउट है, शिवानी, संदीप, अभिषेक, दिव्या? नो सर, कोई डाउट नहीं अभी तक। अब देखो आप, यूनिफॉर्म सिविल कोड फोर्थ हमने कर पॉइंट लिया, बता दो। ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, इंडिया का डाइवर्सिटी गार्गेंटियन है। गार्गेंटियन कहने का मतलब मैंने अभी बताया, एंशियंट टाइम से जो फॉलो हो रहा है। अब एंशियंट टाइम से क्या फॉलो हो रहा है, आपके जो, जैसे हम जैसे बेटा पूजा करते, ठीक है ना, तो पूजा करते समय हाथ पैर धोते, आरती के समय खड़े रहते, तो ये सारा क्या आपका रिलीजियस मेथड को फॉलो किया जा रहा है इंडिया की डाइवर्सिटी के हिसाब से। क्लियर है संदीप?
यस सर। यूनिफॉर्म सिविल कोड से अभी इसमें आया भी नहीं था ऐसे क्वेश्चन कोई, ठीक है ना, डाइवर्स से ज्यादा पूछे गए थे। अब बेटा अब आता है आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है ना, एक मिनट रुको आप। हाँ, ये जो टॉपिक है आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है ना। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कहने का मतलब क्या होता है, मेरे को आप पहले बताएंगे अभिषेक संदीप, क्या होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, स्कूल कौन से थे? हाँ, वेरी गुड, कहाँ थे? कितने फैमिली मेंबर होते थे इसमें? सर इसमें ना कर्ता आता है जो मेल हाँ, मेंबर वेरी होता है, गुड। और इसके अंदर और मेंबर्स का आई थिंक कोई काउंट है नहीं, आई बिलीव, क्योंकि इसमें फीमेल तो करता नहीं होती। फीमेल को फैमिली का हेड पार्टनर होता एज है अ सर, मेंबर हेड बन करता सकती है। है। क्या संदीप? फैमिली का हेड करता होता है सर इसमें, हम्म, जो हेड पर तो होता है संदीप फैमिली मेल में मेल वो करता होगा ना उसमें, संदीप संदीप भाई वो मेल मेल ही करता होता है, होगा ना। मेल ही होता है। देखो आप हिंदू अनडिवाइडेड शुरू से समझा रहा हूँ। हिंदू हाँ अनडिवाइडेड फैमिली में जो मेन मेंबर है, हेड है, जैसे दादाजी हुए, पापा जी हुए, तो आपके करता है। मेरे घर का कारोबार है, कारपेट का बिजनेस चल रहा। हाँ, टोटल मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए आपके हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में? 7 होने चाहिए। 7 में से एक आपका जो मेन हेड है उसे कर्ता बोलेंगे, जो उसके 6 सबऑर्डिनेट है उन्हें को पार्टनर बोला जाएगा, ठीक है ना। को पार्टनर क्लियर है बेटा, किसी को डाउट है इसमें? को पार्टनर आपका माइनर भी हो सकता है, ठीक है ना, फीमेल भी हो सकते हैं, पर बट फीमेल आपकी कर्ता नहीं हो सकती। कर्ता के मरने के बाद जो नेक्स्ट कर्ता बनेगा वो मेल ही होगा, फीमेल नहीं होगी। यहां तक क्लियर है बेटा, किसी को डाउट है इसमें? नो सर। सर आपने बताया मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं। हाँ, मिनिमम 7 है। सर मिनिमम 2 दिख रहा है मुझे। नहीं, 7 मैंने पढ़ा रखा है ना बेटा, 7 होते हैं, ठीक है ओके ना। सर। कोऑपरेटिव सोसाइटी जब फॉर्म होते हैं तो 10 होते हैं। जैसे आप अपार्टमेंट में रहते हो, कोई बच्चा BHK फ्लैट में रहता होगा, जी तो जी। जब कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है, जैसे अमूल की है, तो मिनिमम 10 होने चाहिए, ठीक है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में आपके मिनिमम 7 होते हैं। अब देखो हिंदू अनडिवाइडेड का लॉ ऐसा कहता है, ठीक है ना, 7 होने चाहिए। अब देखो आप स्टार्ट करें आज का टॉपिक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। बताओ बेटा अभिषेक संदीप। बेसिकली आपका देखो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, ठीक है ना, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था मेंटेनेंस में, ठीक है ना। जैसे कि फीमेल है, फीमेल के पापा की, अगर फीमेल के जो हस्बैंड है उसकी डेथ हो गई, पहले तो हस्बैंड उसको मेंटेनेंस देगा। अगर हस्बैंड के फादर इन लॉ देगा, फादर इन लॉ की जब लाइबिलिटी कब एंड होगी, जब या तो पार्टीशन ले लेगी प्रॉपर्टी से, या फिर उसका दूसरी शादी हो जाएगी। वेरी गुड। तो देखो आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जो मेंबर्स हैं, ठीक है ना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में बताया गया सबसे पहले आता है डॉटर। डॉटर का देखो हर फादर ज्वाइंट मैरिज कब होगी, फैमिली की लाइबिलिटी कब खत्म होगी, उसकी मैरिज, पिछली क्लास में हमने करा ही था। तो डॉटर देखो, डॉटर कब मेंबर है, कब तक मेंबर है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की? जब तक वो अनमैरिड है, अनमैरिड। और जब उसकी मैरिज हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? आउट ऑफ मेंबर हो जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद एक नोट कह रहा है, अगर मान लो डॉटर विडो हो गई, डिसरेटेड बाय हर हस्बैंड, रिटर्न टू हर फादर हाउस परमानेंटली, शी अगेन बिकेम अ मेंबर ऑफ हर फादर जॉइंट फैमिली, हर चिल्ड्रन और डिड नॉट बिकेम मेंबर ऑफ हर फादर बीइंग द मेंबर ऑफ फादर जॉइंट फैमिली। कहने का मतलब है देखो आप, जैसे कि अब बेटी है, बेटी की शादी कर दी गई, शादी होने के बाद तो मेंबर है नहीं जॉइंट हिंदू फैमिली की, बट अभी जो क्लास में पढ़ रहे हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, उसमें मेंबर पढ़ेंगे, ठीक है ना बेटा। तो सबसे पहला डॉटर पढ़ रहे, डॉटर की देखो शादी हो गई तो आपकी वो मेंबर नहीं है, और शादी नहीं हुई थी तो आपकी क्या थी, मेंबर थी। अब देखो शादी होने के बाद उसके वाइफ ने उसको छोड़, उसके हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया, डिसाइड कर दिया, ठीक है ना, या फिर वाइफ थक हार के अपने घर आगे रहने के लिए, तो क्या वाइफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर होगी कि नहीं होगी?
अगर वो परमानेंट आती है फिर तो होगी, परमानेंटली आ रही तो होगी, पर क्या उसके बच्चे होंगे? बच्चे भी होंगे ना। नहीं, बच्चे नहीं होंगे। बच्चे देखो नोट साफ साफ हो रहा है, हर चिल्ड्रन however do not become the member of her father joint family, continue being members of their father's joint family। ठीक है ना, कहने का मतलब है कि जो बच्चे हैं वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर नहीं होंगे। क्लियर है बेटा यहाँ तक? बट अगर सर मदर से आ गई तो उसके बेबी फिर वो किसके उसमें नॉमिनी होगी, क्योंकि फादर के साथ तो वो रह भी रहे। 18 साल के बाद माना जाएगा उससे, क्योंकि वो अभी माइनर। ओके, ठीक है ना, आगे ना सब। कंडीशन में नहीं है। हाँ, इसके बाद देखो सेकंड पॉइंट, इलेगिमिटेट सन। याद है बेटा इलेगिमिटेट की मीनिंग क्या थी, कराया था मैंने? हाँ, चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द मैरिज या बिफोर द मैरिज। अब अगर चाइल्ड बिफोर द मैरिज पैदा हो रहा है तो उसे इलेगिमिटेट सन बोलते थे। तो देखो इलेगिमिटेट सन मेल डिसेंडेंट का मेंबर हो सकता है फादर जॉइंट फैमिली का। इसके बाद देखो अनबॉर्न चाइल्ड। अनबॉर्न चाइल्ड क्या, आपका जो चाइल्ड है वॉक पे, वॉक पे यानी कि माँ के गर्भ में है। कहने का मतलब है कि वो मेंबर नहीं हुआ जॉइंट हिंदू फैमिली का, ठीक है ना, बट उसको ट्रीट किया जाएगा ऐसा एग्जिस्टेंस। यहां तक क्लियर है? जो बच्चा अनबॉर्न चाइल्ड है वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर नहीं माना जाएगा, बट उसको एग्जिस्टेंस, बाद में तो उसके एग्जिस्टेंस लाइफ होगी तो उसको क्या माना जाएगा? पैदा होने के बाद उसको मेंबर काउंट किया जाएगा, बट पैदा होने से पहले उसे मेंबर काउंट नहीं किया जाएगा। अब इसके बाद देखो एडिशन एंड रिमूवल ऑफ मेंबर। अब आप हम क्या बेटा? एडिशन मतलब जब एडिशन हो जाता है उसमें मैरिज के बाद और वो डेथ देखो आप मेंबर का ऐड और रिमूवल कब कर सकते हैं? फ्रेश मेंबर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कब ऐड किए जाएंगे? जब उनकी शादी या फिर बच्चा पैदा हो। जैसे एक बेटा है, बेटे की बहू आ गई तो बहू भी क्या हो गई? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो गई। बेटे का बच्चा हो गया तो भी क्या हो गया? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, क्योंकि उसका खून है। इसमें अडॉप्शन भी इंक्लूड है, ऑल्सो द अडॉप्शन। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद देखो मेंबर को कब रिमूव किया जाएगा? उसकी डेथ में, कन्वर्जन में, या फिर वो किसी नॉन हिंदू से शादी कर, ठीक है ना, या फिर उसने किसी मेंबर को अडॉप्शन दे रखा है और जो डॉटर रिमूव है मैरिज के बाद। क्लियर है बेटा? तो मेंबर को रिमूव कब माना जाता है? कन्वर्जन, जैसे हिंदू से नॉन हिंदू हो गया, डेथ, किसी मेंबर की डेथ। क्लियर है बेटा? बताओ अभिषेक, संदीप, दिव्या, आगे चले शिवानी हम। बोलो बेटा, आगे चलो मैं। यस सर। अब देखो आप, वन मेंबर कैन नॉट कंस्टिट्यूट। मैंने आपको क्या बताया, जैसे हमें संदीप ने कहा सर मिनिमम 2 तो होनी चाहिए, उनका करेक्ट है थोड़ा एक्सप्लेनेशन, पर मिनिमम 2 पार्टनरशिप फर्म के लिए होता है, ठीक है ना। ज्वाइंट हिंदू फैमिली के लिए 7 तो होने चाहिए मिनिमम, घर में 7 मेंबर होने चाहिए। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है कि एक मेंबर ज्वाइंट हिंदू फैमिली को बना नहीं सकता है। इसके बाद देखो अगर फैमिली के मेंबर अलग अलग रह रहे, ठीक है ना, तो क्या होगा? हिज ज्वाइंट स्टेटस। कहने का मतलब है देखो आप जैसे फैमिली के मेंबर है, ठीक है ना, अब अलग अलग रहने का कहने का मतलब है जैसे आप गांव देहात एरिया में जाते होगे तो एक बड़ा भाई एक घर में रह रहा है, छोटा भाई दूसरे घर में रह रहा है, तो वो तब भी मेंबर माने जाते, ठीक है ना। तो ज्वाइंट हिंदू हाँ, ज्वाइंट हिंदू फैमिली में हमने पढ़ा कि जो मेंबर है वो आपका जरूरी नहीं कि एक छत में रहे, अलग, थोड़ा अलग भी रह सकते हैं, दूर भी रह सकते हैं, बट जैसे उनकी जो बातें, मीटिंग हो गई, मीटिंग में पार्टिसिपेट होना चाहिए। क्लियर है ना बेटा यहाँ तक? इसके बाद देखो आपका आता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली इज नॉट अ जुरिस्टिक पर्सन। जुरिस्टिक पर्सन कहने का मतलब क्या है, किसी को आइडिया है? जुरिस्टिक पर्सन कहने का मतलब बेटा संदीप, अभिषेक। बताओ बेटा दिव्या, शिवानी, वॉइस आ रहा है? बोलो बेटा, वॉइस आ रहा है? अभिषेक, संदीप।
ये सुन ही नहीं रहा है। यस सर, वो नेटवर्क इशू है, थोड़ा ब्रेक होके आ रहा था बट अभी आ रहा है। कोई Sir, नहीं कोई नहीं। I think this is a independent from its members or shareholders, a legal entity that has a distinct existence, हाँ करेक्ट है। ठीक है ना, but देखो is ज्वाइंट। independent from its members or shareholders, जो प्रॉपर्टी अपने अपने नाम पोजेस करे। करेक्ट है। देखो ज्वाइंट हिंदू फैमिली आपका जुरिस्टिक पर्सन नहीं होगा, कहने का मतलब है जैसे कि मैं कहता हूँ, जैसे कि जो हमने सेकंड पॉइंट में पढ़ा, ठीक है ना, जो सन है, ठीक है ना, कर्ता के सन एसोसिएशन, है। पार्टनरशिप्स। हाँ, जो कर्ता के सन है वो डिफरेंट सिटीज में रह रहे, ठीक है ना, डिफरेंट एरिया में रह रहे, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि ज्वाइंट हिंदू के मेंबर नहीं हुए, मेंबर तब भी, ठीक है ना। तो जुरिस्टिक कहने का मतलब है उसको अलग कर देना, ठीक है ना। हाँ, ठीक है ना, जुरिस्टिक कहने का मतलब है अलग कर देना, किससे? ज्वाइंट हिंदू फैमिली से। तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली की जुरिस्टिक पर्सन नहीं है, वो एक तरह से एक ही मानी जाती। इसमें ये जरूरी नहीं है कि एक सन आपका लुधियाना में रह रहा है, एक सन आपका दिल्ली में रह रहा है, एक सन आपका मुंबई में रह रहा है। क्लियर है बेटा? यहाँ तक किसी को डाउट है? ये आपका छोटे लाल वसे झंडे लाल AIR मैंने कराया था। AIR की फुल फॉर्म क्या होती थी? हाँ, ऑल इंडिया रिपोर्ट। ऑल इंडिया रिपोर्ट यानी कि एक न्यूज़पेपर में जारी किया गया केस स्टडी। क्लियर है बेटा? इसको न्यूज़पेपर या फिर आपका टीवी, ठीक है ना, कहीं पे यूज किया गया वर्ड। किसी को डाउट है बेटा? आगे चलूं मैं? यस सर, यस सर। अब देखो मैंने मेंबर पढ़ लिए, मेंबर में क्या क्या पढ़े फिर से बताता हूँ। डॉटर, डॉटर के बाद लेगिमिटेड सन, ठीक है ना। जो इलेगिमिटेड सन है वो मेंबर हो सकता है फादर जॉइंट फैमिली का, ठीक है ना। कब? आफ्टर अटेनिंग 18 ईयर्स, ठीक है ना। इसके बाद देखो नाजायज कहने का मतलब ये भी तो होता है, जैसे वाइफ है, अब जैसे मैं करता हूँ तो मेरा करता तो मिश्रा फैमिली है, ठीक है ना। अब मेरी वाइफ, जो मेरा बेटी है, मेरी बेटी ने किसी उपाध्याय किसी से शादी कर ली, ठीक है ना। अब वो जो शर्मा का बेटा है वो तो इलेगिमिटेट हो गया ना मेरे लिए। मेरे लिए कहाँ से लेगिमिटेट हो गया? तो लेगिमिटेट सन को कब मेंबर माना जाएगा? आफ्टर अटेनिंग 18 ईयर्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? इसके बाद देखो हमने अनबॉर्न चाइल्ड किया। अनबॉर्न चाइल्ड आपका मेंबर नहीं होता, पर एग्जिस्टेंस के बाद वो मेंबर माना जाएगा। एडिशन कब होगी? मैरिज बर्थ के बाद होगी। रिमूवल कब होगा? डेथ कन्वर्जन के बाद होगा। इसके बाद कोई एक मेंबर ज्वाइंट हिंदू फैमिली को नहीं बना सकता। अगर मेंबर बाहर रह रहे तब भी वो ज्वाइंट हिंदू फैमिली के मेंबर माने जाएंगे। इसके बाद देखो ज्वाइंट हिंदू फैमिली और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक डिफरेंस बताओ बेटा। ज्वाइंट हिंदू फैमिली और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का डिफरेंस कैसे बताएंगे आप? किसी को आइडिया हो? बताओ बेटा। सर, जॉइंट हिंदू फैमिली में व्हाट आई बिलीव दैट कि इसमें जो करता है वो मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। देखो और ज्वाइंट हिंदू फैमिली में अभिषेक बताता हूँ। ज्वाइंट हिंदू फैमिली कहने का मतलब है जैसे मेरे घर में चाचा भी रह रहे हैं, पापा भी रह रहे हैं, हाँ, ताऊ भी रह रहे हैं, दादा हाँ, चाचा सब रहे राइट। हैं। एक घर में चाचा भी रह रहा है, दादा भी रह रहा है, ताऊ भी रह रहा है, ठीक है ना। तो वो क्या होगा? ज्वाइंट हिंदू फैमिली। देयर इज नो सच कर्ता इन ज्वाइंट हिंदू यस, फैमिली, ठीक है ना। यस, मिक्स करता होगा, बट मिक्स इन करता हिंदू होगा। अनडिवाइडेड फैमिली क्या है? आपका कर्ते पे बेस्ड है, यानी कि जिनका बिजनेस है कारपेट का, बेडशीट बनाने का, जो किस स्कूल को फॉलो कर रहे? मिताक्षरा और दया भागत। क्लियर है बेटा? यहां तक यस आया समझ सर। में? इसमें हिंदू। सर, हाँ सॉरी मैं बीच में बोला। हाँ एक्चुअली एक एक केस मुझे पता है कि व्हेन हम लोग एक एग्रीमेंट कर रहे थे, हाँ हाँ। तो उसमें जो लैंडलॉर्ड था वो HUF का पार्ट था हम्म और उसका कर्ता भी था। हम्म। जब हमने उससे बात करी कि इसका बेनिफिट क्या है, तो मैं तो कहता कि मुझे टैक्स में बेनिफिट मिलता है HUF में। वेरी गुड। हाँ मिलता है। क्योंकि मैंने पूछा हाउ वी विल गेट द बेनिफिट इन दिस टैक्स, तो कहता कि मेरा सारा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, वो सब एंड हो चुका है, एंड मींस लिमिट क्रॉस हो चुकी है, तो HUF में ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ऐसा कुछ होता है क्या मींस
कि करेक्ट है। देखो अभिषेक जी ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन अराइज किया है कि एक उन्होंने केस लॉ देखा था, उस केस लॉ में क्या था, मैं नहीं, अभिषेक लाइव बोल लाइव दूं। एग्रीमेंट, लाइव साइन किया है मैंने इसको, एग्रीमेंट को, इसलिए मैंने पूछा आपसे। हाँ मतलब इन्होंने एग्रीमेंट एक साइन किया, उसमें क्या था कि एचयूएफ में करता था, ठीक है ना। तो कर्ता होने का उसको उसने बेनिफिट बताया कि कर्ता होने का बेनिफिट क्या होता है, आप टैक्स लायबिलिटी से काफी हाँ हद तक जी, आपको टैक्स में उसमें बेनिफिट मिलता है। दूसरा आपकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड हो, ठीक है ना। तो बेटा देखो आपका जो आंसर एकदम करेक्ट है, ठीक है ना अभिषेक। ओके 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 जब सर, थैंक आपका यू। एलएलबी सेकंड ईयर आएगा ना, अभी एलएलबी सेकंड ईयर में मैंने टैक्सेशन लॉ स्टार्ट नहीं करा है। मैं टैक्स टीचर भी हूँ, ठीक है ना, टैक्स पढ़ाता हूँ। तो बेसिकली टैक्सेशन लॉ में क्या होता है, आपका एक एसएससी वर्ड यूज किया जाता है। एसएससी कौन होता है, जो टैक्स को पे करता है। अभी एसएससी में कौन कौन आते हैं, इंडिविजुअल आता है, एचयूएफ आता है, ठीक है ना। अभी ध्यान से सुनना आप, इंडिविजुअल आएगा, एचयूएफ आएगा, ठीक है ना, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, पार्टनरशिप, फर्म और कंपनी, ठीक है ना, और लोकल अथॉरिटी। तो बेसिकली जो आपका एचयूएफ आता है, एचयूएफ में कौन टैक्स पे करता है, आईटीआर कौन फाइल करता है, इनकम टैक्स रिटर्न करता फाइल करता है, ठीक है ना। जो करता फाइल कर रहा है उसकी लायबिलिटी क्या है, अगर मान लो हमारे बिजनेस में डेप्ट इतना हो गया है, ठीक है ना, हमने जो करता है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, वो कहीं से भी डेप्ट ले सकता है, ठीक है ना। अपने मेंबर से नहीं, आउटसाइडर से डेप्ट ले सकते हैं। तो ये कर्ता का बेनिफिट है। आप कहाँ पढ़ेंगे, टैक्सेशन लॉ में पढ़ेंगे। तो ये क्लियर है ना next year बेटा। में आएगा, क्या बेटा, next year में आएगा। नेक्स्ट, अभी तो लॉ का वो है बेटा पूरा लॉ, ठीक है ना। अभी थर्ड लॉ में मेरे को सबसे कठिन जो लगा अब तक फर्स्ट लॉ में, फर्स्ट लॉ में सबसे कठिन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। सेकंड लॉ में ज्यूरिस्प्रूडेंशियल इन लीगल थ्योरी, सेकंड लॉ लॉ एलएलबी सेकंड ईयर का कोई भी स्टूडेंट होता है वो बुक टच नहीं करना चाहता लीगल थ्योरी की, ज्यूरिस्प्रूडेंशियल वो पूरा एकदम हिस्ट्री है। हिस्ट्री पढ़ा है ना आपने, जैसे अकबर बाबर था। इसके बाद थर्ड थर्ड जो आता है, थर्ड एलएलबी थर्ड ईयर, उसमें कंपनी लॉ आएगा आपका, कंपनी लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन लॉ। तो सारा जो एलएलबी आपका सब कुछ लॉ पे बेस्ड है, ना कोई आपका इंग्लिश हिंदी है, ठीक है ना। सब कुछ लॉ लॉ पे बेस्ड है। अब इसमें होता क्या है कि एलएलबी सेकंड और थर्ड ईयर में खूब अच्छे से बैक आती है, ठीक है ना। अभी हमने लॉ ऑफ एविडेंस कंप्लीट किया है। सिविल प्रोसीजर कोड एलएलबी सेकंड ईयर में मेरा चल रहा है, और एलएलबी थर्ड ईयर में अभी कंपनी लॉ करा रहा हूँ, ठीक है ना। आप बता रहे हो, थर्ड ईयर की होती है बेटा, दूसरे बता रहे हो। दोनों डरा भी रहा हूँ, बता भी रहा हूँ, ठीक है ना। कि प्री प्रिपेयर रहो, फर्स्ट ईयर में जितना हो सके उतने परसेंटेज को गेन कर लो, ठीक है ना। डरना डरना बेटर है सर। हाँ, क्योंकि सेकंड और थर्ड ईयर में थोड़ा कठिन हो जाता है। आप क्लास अटेंड नहीं करते, हम सोचते हैं कि भाई क्लास क्यों अटेंड करें, खुद से कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। मैं अगर किसी से बेटा, हमने जैसे एलएलबी फर्स्ट ईयर में हम क्लास किया, एलएलबी सेकंड ईयर में आप आओगे ना, तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, जैसे एप्लेट ट्रिब्यूनल क्या होता है, ठीक है ना। तो मैं चेक करूंगा कि किस किस को आइडिया है कि नहीं, ठीक है ना। तो जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये मत सोचो कि आपका ये किसी जगह आगे हेल्प नहीं होगा। आप आगे चल के जुडिशरी का एग्जाम देंगे, ठीक है ना, 40 ईयर्स एज लिमिट होती है, तो उसमें सारी चीजें पढ़नी ही है, ठीक है ना। कोई गवर्नमेंट एग्जाम लॉ फॉर्म में अप्लाई करेंगे तो ये सारी चीजें आपके एक रिटन टेस्ट में आएंगी है, ठीक है ना। हाँ जी, रिटन टेस्ट देना पड़ता है, ठीक है ना, लॉ फॉर्म में अप्लाई करने के लिए। इसके बाद देखो आप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हमने समझ लिया, बेसिकली टैक्सेशन वर्ड के लिए यूज किया जाता है, इसमें मिताक्सा दायाबाग दोनों थे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में। एक बेसिकली एक बिजनेस के लिए था, जैसे कारपेट का बिजनेस, बेडशीट का बिजनेस, कारपेट मेकिंग और बेडशीट मेकिंग के लिए यूज किया जाता था। जॉइंट हिंदू फैमिली आपका एक लीगल टर्म है, ठीक है ना, कोई मेंबर आपके साथ में रह रहे, मतलब मेंबर, फैमिली मेंबर आपके साथ रहे, ठीक है ना, मेन हेड के साथ। इसमें करता है वर्ड यूज करूंगा, मेन हेड यूज करूंगा। क्लियर है बेटा, आगे चलूं मैं, संदीप अभिषेक, यस सर। ठीक है ना। तो देखो आप, अब इसके बाद आता है आपका को पार्टनरीज, ठीक है ना। अभी को पार्टनरीज कहने का मतलब क्या, अब आपका टॉपिक स्टार्ट हो गया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है ना। अब को पार्टनरी कौन होते हैं, को पार्टनर कौन होते हैं, अभिषेक बताएंगे आप हमें।
इसमें एक मिनट सर, एक मिनट, को फास्टनर्स, एक मिनट, जैसे एक कर्ता के बाद मेंबर्स, मेंबर मेंबर बेटा, को मेंबर पार्टनर मेंबर, को मेंबर कहते हैं, ठीक है ना। यस सर, को मेंबर। पार्टनर क्या आपके मेंबर। तो देखो हिंदू लॉ में आपके दो तरह के प्रॉपर्टीज होती है, सेल्फ फंड और एक एसेंशियल प्रॉपर्टी। सेल्फ फंड प्रॉपर्टी कहने का मतलब है मेंबर ने जिसने खुद से बनाई, ठीक है ना। एक घर का बेटा है, बेटे ने खुद से मकान को बनाया, उसे सेल्फ फंड कहेंगे। इसके बाद देखो एसेंशियल प्रॉपर्टी, जो बेटे को अपने पापा से मिली है, पापा को किससे मिली, दादा से। आ गया ना समझ में। तो एसेंशियल प्रॉपर्टी क्या होती है, रिसीव्ड फ्रॉम द पेरेंट्स। और सेल्फ फंड प्रॉपर्टी क्या होती है, जो हमने खुद से बनाई। क्लियर है यहां तक। इसके बाद देखो आपका कुछ बता रखा है, ठीक है ना, हिंदू लॉ में, कि हिंदू लॉ में जिनके प्रॉपर्टी एसेंशियल या को पार्टनर्स प्रॉपर्टीज होती है, वो सोल ओनर नहीं होते उनके। देखो अब मैं कहने का मतलब है, जो प्रॉपर्टी एसेंशियल या फिर को पार्टनरी प्रॉपर्टी। अब मैं आपसे पूछता हूँ, किसी का जन्म होता है, तो जन्म के बाद जब उसकी डेथ होती है, क्या वो प्रॉपर्टी और पैसों को अपने साथ में लेके चला जाता है क्या? नहीं। तो सिंपल सा लॉजिक है, जो प्रॉपर्टी आपकी, फिर वो चाहे आपकी सेल्फ फंड हो या एसेंशियल प्रॉपर्टी हो, वो पास किससे होते रहेगी, सन से, सन के बाद ग्रैंड सन, ग्रैंड सन के बाद ग्रेट ग्रैंड सन के बाद, जब जब उनकी बात होती रहेगी। क्लियर है यहां तक। इसके बाद देखो वुमेन को इंट्रोड्यूस किया गया, को पार्टनर, पहले को पार्टनर वुमेन नहीं, ठीक है ना। उनको इंट्रोड्यूस किया गया किसमें, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में। इसमें एक डॉटर, ठीक है ना, ध्यान से समझेंगे हम, डॉटर के भी राइट को लाया गया। मतलब हिंदू लॉ में आपका डॉटर भी इंक्लूड था। अब इसके बाद देखो आप, एक सिंगल पर्सन को पार्टनर को फॉर्म नहीं कर सकता, कम से कम दो मेंबर होने चाहिए स्टार्ट करने के लिए इंटर जनरेशन रिलेशनशिप टू स्टार्ट अ को पार्टनरी। देखो संदीप, आपका डाउट यहाँ क्लियर होता है जो आप दो पूछ रहे थे। कहने का मतलब है, जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को स्टार्ट करना है, तो दो को पार्टनर होने चाहिए। अभी दो को पार्टनर कौन होने चाहिए, एक स्पाउस मान लो, ठीक है ना, स्पाउस मान लो, या फिर मेल या फिर फीमेल, ठीक है ना। दोनों का कैसा होना चाहिए, इंटर जनरेशन रिलेशनशिप होना चाहिए को पार्टनरी को स्टार्ट करने के लिए। अब जो दो को पार्टनर है, वो किसी एक को हेड बनाएंगे। हेड कौन होगा, कर्ता होगा। क्लियर है बेटा यहां तक, ठीक है ना। किसी को डाउट है बेटा इसमें? नहीं सर, क्लियर है। ठीक है ना। इसके बाद देखो आपका क्या आता है। सर सॉरी हाँ सॉरी, जी, हाँ जी बेटा बताओ। को पार्टनर्स आर ओनली दी फीमेल्स और माइनर मेल्स ऑल्सो। को पार्टनर्स कैन बी फीमेल और माइनर मेल्स, बोथ, ठीक है ना। फीमेल भी हो सकती है को पार्टनर, अभी पढ़ा ना हमने, देखो आप, तो को लेकिन इसमें पार्टनर। सर, इसमें जो मेल है वो तो आगे जाके मेजर बन के कर्ता बन जाएगा ना, इनके हाँ। अकॉर्डिंगली। हम्म। यही है पर ना क्या सर? बच्चे बच्चे नहीं होंगे अभिषेक, जो बच्चा होगा वो तो बन सकता है ना मैं को पार्टनर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, हाँ, ठीक है मैं ना। वही समझ रहा हूँ कि को पार्टनर में माइनर बच्चा आएगा, माइनर माइनर फीमेल भी आएगी, बट आफ्टर अटेनिंग द मैच्योरिटी एज ही कैन बिकम द कर्ता, बट नॉट द फीमेल आफ्टर अटेनिंग द मैच्योरिटी एज। हाँ करेक्ट। फीमेल नहीं बन पाएगी, वो शादी से चली होगी चली जाएगी, बट मेल हाँ तो बन सकता है कर्ता। और मैं समझ करेक्ट गया, है ओके, बेटा, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है ना। देखो आप, इसके बाद देखो हमने समझा कि जो मेल है, ठीक है ना, मेल अगर बच्चा है, बाय बर्थ बेबी है, तो जो बेबी है वो 18 साल तक तो को पार्टनर है। 18 साल के बाद वो लायबल हो जाएगा कर्ता बनने के लिए, ठीक है ना। जब तक वो अपनी एज को, जब तक जो करता है प्रीवियस करता है, मरता नहीं, ठीक है ना। इसके बाद देखो फीमेल अगर कोई चाइल्ड है, तो फीमेल चाइल्ड 18 साल तक तो को पार्टनर है। 18 साल के बाद क्या होगा, वो उसकी शादी, अगर शादी कर दी गई तो वो आउट ऑफ हो जाएगी, बट वो कर्ता नहीं बन सकती, ठीक है ना बेटा। इसके बाद देखो आपका फिर आता है टॉपिक, एक मिनट रुको आप। हाँ, ये स्टेज बता रखा है, ठीक है ना, कि कर्ता का जो को पार्टनर है वो कहां तक बना जा सकता है, ठीक है ना। देखो सबसे पहले जैसे कि फर्स्ट में लास्ट होल्डर, तो लास्ट होल्डर में देखो सन 1 सन 2 सन 3, ठीक है ना, जनरेशन है।
सन वन यानी कि फर्स्ट जनरेशन। कहने का मतलब है, देखो आप, जो करता है बेटा, इसको समझेंगे हम, लास्ट होल्डर के बाद, ठीक है ना, लास्ट होल्डर के बाद को पार्टनर कहां तक बनाया जा सकता है? 3 स्टेज तक, ठीक है ना। बट प्रॉपर्टी कहां तक ले सकता है? 5 जनरेशन तक। अभी पढ़ाऊंगा मैं आगे। प्रॉपर्टी लेगा 5 जनरेशन तक, ठीक है ना। कहने का मतलब है, मैं अपने पापा की देखो ऐसे समझाता हूँ, जैसे कि मैं अपने प्रॉपर्टी कहां तक ले सकता हूँ? मेरा बच्चा या मेरा पोता मान लो, ठीक है ना। मेरा पोता प्रॉपर्टी कहां तक ले सकता है? मेरा पोता मेरे बेटे से प्रॉपर्टी ले सकता है, मुझसे प्रॉपर्टी ले सकता है, मेरे फादर से प्रॉपर्टी ले सकता है, मेरे दादा से प्रॉपर्टी ले सकता है, ठीक है ना, मेरे परदादा की प्रॉपर्टी ले सकता है। तो उसका जो शेयर है पार्टीशन, अभी पार्टीशन में आएगा, ठीक है ना, पार्टीशन भी आज का टॉपिक है। तो ध्यान से समझना, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उसमें पार्टीशन की प्रॉपर्टी कहां तक ले जा सकती है? प्रीवियस 5 जनरेशन, ठीक है ना, यहां तक क्लियर है। बट आप मेंबर कहां तक बन सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी जो करता है, तो मेंबर कौन बन सकता है? मैं बन सकता हूं, मेरे दादा करता है, मेरे पापा, सॉरी, मेरे पापा करता है, लास्ट होल्डर है, ठीक है ना। तो मेरे पापा के कर्ता के मेंबर में कब बन सकता हूँ? को पार्टनर। मैं को पार्टनर कब बन सकता हूँ? मेरे बेटा बन सकता है, मतलब मैं बन सकता हूँ, मेरा बेटा बन सकता है, मेरा पोता बन सकता है। क्लियर है बेटा? तो देखो, को पार्टनर का मेंबर कब तक बन सकता है? 3 जनरेशन तक। इसलिए आया एमसीक्यू में क्वेश्चन। और को ये जो पार्टीशन यानी कि शेयर कब ले सकते हैं? प्रीवियस 5 जनरेशन। क्लियर है बेटा? तो फर्स्ट इलुस्ट्रेशन में देखो, एक लास्ट होल्डर है, तो S3 तक को पार्टनर बन सकते हैं। फिर सेकंड इलुस्ट्रेशन में फर्स्ट मर गया, सेकंड आपका लास्ट होल्डर है, तो S4 तक जनरेशन बन सकते हैं। ये सन 1 है बेटा, ठीक है ना। जैसे फादर की डेथ हो गई, तो सन 1 को कर्ता क्या दिया गया है? तो कर्ता के बाद उसका बेटा, पर बेटे के बाद पोता, फिर पोते के बाद उसका पर पोता, ठीक है ना। इसके बाद थर्ड इलुस्ट्रेशन में देखो, S2 आपका लास्ट होल्डर, तो S5 तक आप को पार्टनर बन सकते हैं। इसके बाद लास्ट देखो S3 अगर लास्ट होल्डर है, तो S6 तक आप को पार्टनर बन सकते हैं। और अभिषेक, संदीप, शिवानी, क्लियर है बेटा सबको? जी जी यस सर। सर। अब मैं जिस चीज से पूछूंगा वही आंसर करेगा, ठीक है ना। तो शिवानी आप आंसर करेंगे जो इलुस्ट्रेशन 1 है। इलुस्ट्रेशन 1 में कहा, किस सन तक आप को पार्टनर बन सकते हैं? बताओ बेटा, किस जनरेशन वॉइस तक? बहुत ब्रेक हो रही है। अब बेटा आपका वाईफाई नहीं चल रहा है यहाँ, तो एकदम क्लियर है। अभी वो भी चल रही नहीं, सीजन है नहीं, सीखे। वॉइस आ रहा आपको? संदीप, वॉइस आ रही है आपको बेटा? जी सर, आ अरे रही सर है। अरे तो संदीप, लास्ट इलुस्ट्रेशन में बताओ बेटा कि S3 आपका लास्ट होल्डर है, तो किस जनरेशन तक को पार्टनर के लिए मेंबर अप्लाई कर सकता है? बताओ बेटा। सर थर्ड जनरेशन तक हो गया ना, जैसे दादा, पिताजी और बेटा। करेक्ट है, तो आपका S6 तक, ठीक है ना। जी सर। अब अभिषेक, आप थर्ड इलुस्ट्रेशन में बताएंगे, जैसे कि S2 आपका लास्ट होल्डर, तो किस जनरेशन तक को पार्टनर बन सकता है वो? बताओ अभिषेक आप। सर S2 अगर मेरा लास्ट होल्डर, S2 लास्ट होल्डर है, तो किस जनरेशन तक मेंबर बन सकता हो? 3 ऐड कर दो ना, S3, S4, S5 तक बन सकता है, ठीक है 3 कर अभिषेक। सकते हैं, आई थिंक। हाँ सर। अब वॉइस आ रही है दिव्या, आपको वॉइस आ रही है? यस सर। दिव्या आप बेटा सेकंड में बताओगे, ठीक है ना। S1 आपका लास्ट होल्डर है, तो किस जनरेशन तक आप उसके को पार्टनर के मेंबर बन सकते हो? बताओ बेटा। सर S4 तक। क्लियर है? शिवानी, वॉइस आ रही है आपको? सर ये S5 पे नहीं जाएगा? नहीं बेटा, S4 तक जाएगा ना। S2, S3, S4 आए, S2 सो लास्ट होल्डर S4 के बाद 3 जनरेशन। क्लियर है ना अभिषेक?
तो हमने अभिषेक क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पार्टीशन, मतलब अभी पार्टीशन पढ़ेंगे। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में को पार्टनर की जो प्रॉपर्टी है वो या फिर सेल्फ अर्न होगी या एसेंशियल प्रॉपर्टी होगी, ठीक है ना। जो सेल्फ अर्न एसेंशियल प्रॉपर्टी है उसका जो मेंबर है, मेंबर कब तक बना जा सकता है, 3 जनरेशन तक, ठीक है ना। तो कर्ता के बाद 3 जनरेशन, और उसमें पार्टीशन कब तक लिया जा सकता है, प्रीवियस 5 जनरेशन। अभी आएगा ये, ठीक है ना, मैंने कहा अभी करा दूं। अब इसके बाद देखो आपका जो टॉपिक आ रहा है इलेगिमिटेड सन। अभी बेसिकली आपका इलेगिमिटेड सन कहना क्या चाहता है, क्या इलेगिमिटेड सन को शेयर प्रोवाइड किया जाएगा कि नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। जो शेयर तो प्रोवाइड होगा ना। देखो हाँ करेक्ट है, देखो आप, पर वो मैको पार्टनर नहीं है। देखो इलेगिमिटेड सन लीनियर मेल डिसेंडेंट का एक मेंबर माना जाएगा। लीनियर मेल डिसेंडेंट यानी कि मेल डिसेंडेंट का एक मेंबर है जॉइंट फैमिली का, बट वो को पार्टनर नहीं। अगर पार्टीशन होता है फादर एंड सन का, तो इलेगिमिटेड सन क्या होगा, इलेगिमिटेड सन को एक शेयर मिलेगा फादर एंड सन्स के बीच में, ठीक है ना। अब फादर क्या करेगा, इसमें इक्वल शेयर देगा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो अगर फादर की डेथ हो जाती है, पार्टीशन तब हो रहा है, तब भी क्या होगा, लेगिमिटेड सन से हाफ शेयर मिलेगा। क्लियर है ना बेटा। तो ये जो पार्टीशन का टॉपिक है आपका, ये जो पार्टीशन, इसमें विल आता है। विल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि कितना शेयर किसको मिलता है, ठीक है ना। मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक है वो, थोड़ा ट्रिकी टॉपिक है। उसको मैं सीधा ऐसे कराऊंगा कि आपको लॉन्ग टाइम तक याद है, ठीक है ना, लंबे तक मत जाना। यहां तक क्लियर है अभिषेक, संदीप, आगे चलूं मैं। बताओ बेटा दिव्या, शिवानी, आगे चले हम। अब देखो इसके बाद आता है आपका इंसैन पर्सन। अब ये इंसैन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसैन, क्या है इंसैन, क्या होता है। इन इंग्लिश इसको जंगली। क्या बेटा, इन इंग्लिश इज कॉल्ड जंगली। इनसे नहीं नहीं, पागल बेटा, एक तरह से हाँ, जो वही मतलब। पागल लवारिस घूमते रहते हैं ना, इंसेन। हाँ, पागल को इंसान कहते हैं। लूनियंट पर्सन को ड्रंकन पर्सन कहते हैं, लूनियंसी को ड्रंकन कहते हैं, और इंसान को पागल कहते हैं जो इधर उधर घूमता रहता है। तो आप सर मुझे बताएंगे क्या इंसेन पर्सन को पार्टनर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। सर ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो नहीं होगा, बिकॉज ये साउंड माइंड नहीं होते। करेक्ट है। तो पार्टीशन के बाद क्या इसको शेयर मिलेगा बेटा। नहीं, नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज ये वेल साउंड नहीं है और मैच्योर नहीं हो पाते हैं। सर एक देखो क्वेश्चन, अब, सर एक क्वेश्चन हाँ मेरे बोलो, दिमाग में आया है कि बोलो अभिषेक। हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं लुनेटिक एस्लम। हम्म दिस मीन्स पागल खाना। हम्म जो हम करते हैं लुनेटिक एसाइलम, एसाइलम तो घर हो गया, लुनेट हो गया पागल। तो यहाँ पे मैंने इसलिए इसको बोला कि लुनेंसी मीन्स पागल हो गया, इंसेन हो गया, जंगली। दैट्स व्हाई यूज दिस वर्ड। बाकी क्योंकि लुनेंसी आपने कहा कि वो जंगली है, मैं एज पर इंग्लिश लुनेटिक मीन्स कि वो पागल है। ये पूछ रहा हूँ सर एक्चुअली मैं। जो आप क्वेश्चन मतलब असाइलम का पूछ रहे हैं ना, पागल खाने नहीं नहीं का। नहीं नहीं, मैं नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ जो लुनेंसी जो आपने बोला आपने, और जो इंसेन है वो बारे पूछो कि हम लोग इंग्लिश में यूज करते हैं कि लुनेटिक एसाइलम। दिस मींस लुनेटिक मींस पागल खाना। तो उसने उसको पागल देख के खाना कैसे हो सकता है। देखो लुनेटिक कहने का मतलब है, लुनेटिक का सिंपल मीनिंग है आपका ड्रंकन पर्सन, ठीक है ना। अब ड्रंकन पर्सन किसी ड्रग से ही हुआ होगा, ठीक है ना अभिषेक। तो आप जो लुनेटिक एसाइलम बोल रहे हैं वो करेक्ट है, मेरा भी मीनिंग करेक्ट है। लुनेटिक कैसे होता है, किसी ड्रग के कंजम्पशन से लुनेटिक हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, तो उसको जो लुनेटिक एसाइलम यानी कि कोई बंदा जो परमानेंट पागल हो गया है, उसे किस में डाल दिया जाएगा, असाइलम यानी कि पागल खाने, किसी ड्रग की वजह से आया समझ लो। ठीक है सर। और इंसेन क्या है, जिससे पागलपन के अटैक आते हैं, ठीक है ना। ओके, तो वेल साउंड नहीं होगा ना वो। वेल साउंड नहीं, जैसे एक वाइफ है, वाइफ का बेबी मर गया, जैसे एक माँ है, माँ का 18 साल का बच्चा मर गया, तो उसे इंसान बोलेंगे, लुनेटिक नहीं बोलेंगे। लुनेटिक होता है जो ड्रंकन पर्सन, ठीक है ना बेटा। यहाँ तक क्लियर है अभिषेक। यस यस, बिल्कुल ठीक है सर।
तो देखो इंसेंट पर्सन आपका मैको पार्टनर नहीं हो सकता, इसके राइट्स क्या टेम्परली सस्पेंडेड कर दिए जाते हैं जब तक वो रिकवर्स नहीं होता। कहने का मतलब वही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट वाला आ गया कि जब तक वो ठीक है तब उसको हिस्सा मिल जाएगा, और जब तक वो ठीक नहीं है तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। यहां तक क्लियर है बेटा? आगे चलूं मैं। अब देखो आउटसाइडर फॉर को पार्टनर, या आउटसाइडर में देखो आप ज्वाइंट हिंदू फैमिली का मेंबर कब सीज होता है? जब या तो वो एक रिनॉइंसमेंट दे दे या फिर कन्वर्जन दे दे रिलीजन का, ठीक है ना। इसके बाद देखो आप दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि जो पर्सन है वो मैरिज कर ले नॉन हिंदू अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। क्लियर है बेटा? तो को पार्टनरी मेंबर कब नहीं होंगे? पहला फर्स्ट, एक बार फर्स्ट यानी कि उसने एक रीअनाउंसमेंट या फिर कन्वर्जन करा लिया। तो देखो आप कौन कौन लायबल है को पार्टनर के? एक तो फर्स्ट कन्वर्जन, या फिर दूसरा कोई किसी ने नॉन नॉन हिंदू से शादी कर ली है अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। यहां तक क्लियर है बेटा? किसी को डाउट है? सर क्या ये मेल पे भी लागू होता है क्या? द सेकंड पॉइंट, व्हेन ही गेट्स मैरिड टू अ नॉन हिंदू अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट 54। हाँ जी बेटा, उस पर भी अप्लाई होगा। क्योंकि अगर वो मैच्योरिटी की एज को अटेन कर लेता है, उसके बाद वो उसके बाद वो अगर वो शादी करता तो वो वहां से चीज हट गई, यहाँ आ गई, यहाँ पे आ गई, तो उसका वो चीज वहां से हट चुका है, को पार्शनर से हट जाता ना वहां से। मेरे कहने का मतलब ये है। हम्म उसने सर मैं ये रिलीजन चेंज कर दिया ना इसी के लिए, वो आपका हाँ हाँ हिंदू लॉ ओके, में आ ही नहीं रहा। मैं ठीक समझ है गया। ना। वो अब चार हिंदू लोग चार कास्ट में हटके कह रहेगा, तो ठीक है। देखो आपको पार्टनर में कौन कौन नहीं आता, जिसने एक तो अपना रिलीजन चेंज करवा लिया, कन्वर्स करा दिया, राइट या राइट। दूसरा कोई स्पेशल मैरिज एक्ट 1950 and 54 के अंदर मैरिड है, कोई नॉन हिंदू। ठीक है ना। इसमें मेल मेंबर भी आते हैं आपके। अब इसके बाद देखो बोथ केसेस में राइट्स क्या होगा? फोरफिट नहीं होगा, वो शेयर तब भी ले सकते हैं। कहने का मतलब है बेटा, मैं आपसे पूछूंगा जैसे कि एक लड़की है, ठीक है ना, हमने पिछली क्लास में मेंटेनेंस किया था। लड़की की मैरिड होने के बाद, मैंने आपको क्या बताया, मैरिड होने के बाद भी आज की तारीख में लोगों को हिस्सा मिल जाता है, ठीक है ना, फिर डॉटर को या फिर फीमेल को। तो कहने का मतलब है कि को पार्टनर की मेंबरशिप से फोरफीट किया जाएगा। फोरफीट यानी कि हटा दिया जाएगा, ठीक है ना। फोरफीट का मतलब होता है जब कोई पेमेंट नहीं होती तो उसको जब्त कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो उस केस में देखो मेंबरशिप से तो हटा दिया जाएगा, बट उसको शेयर मिल जाए। क्लियर है बेटा यहां तक? किसी को डाउट है इसमें? अभिषेक, संदीप? अब देखो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, हमने आज अभी क्या पढ़ा, देखो आपका को पार्टनर, ठीक है ना। को पार्टनर के बाद इसके कुछ राइट्स है। सबसे पहले देखो राइट बाय बर्थ इन द प्रॉपर्टी। अब कोई अनबॉर्न पर्सन है, मैंने आपको बताया अनबॉर्न पर्सन मेंबर तो नहीं को पार्टनर का, बट एग्जिस्टेंस इन लाइफ के बाद क्या हो जाएगा? उसका एक राइट हो जाएगा प्रॉपर्टी में। इसके बाद देखो राइट ऑफ जॉइंट ओनरशिप एंड कॉमन एंजॉयमेंट। कहने का मतलब है कि जॉइंट ओनरशिप और कॉमन एंजॉयमेंट के उसके पास राइट है। राइट ऑफ सर्वाइवरशिप, जब तक एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बनी हुई है तब तक वो एक तरह से को पार्टनर, बीइंग अ को पार्टनर का राइट एंजॉय कर सकता है। इसके बाद देखो राइट टू अकाउंट्स, ये ध्यान से समझना है। अब राइट टू अकाउंट्स कहने का मतलब क्या है? अकाउंट्स में देखना आप, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में लेखा जोखा काम हो रहा, अकाउंट्स का काम हो रहा। अकाउंट्स का काम किस लिए किया जाता है? कि कितना प्रॉफिट हो रहा है कारपेट के बिजनेस में, बेडशीट के बिजनेस में, तो वो भी कॉर्पोरेट को पार्टनर इंस्पेक्ट कर सकता है, चेक कर सकता है, ठीक है ना। तो देखो राइट टू अकाउंट्स कब कब कर सकता है, बोल रखा है जब वो फैमिली बिजनेस कंडक्ट करा रहा है और बिजनेस का एक नेसेसिटी है कि मेंटेनेंस हो प्रॉपर अकाउंटिंग का। दूसरा, अगर कोई फ्रॉड का चार्ज है, मिस अप्रोप्रिएशन इनकम या कन्वर्जन में। फिर थर्ड पॉइंट आता है जब कोई को पार्टनर पार्टीशन के लिए आस्क कर। क्लियर है बेटा? इसमें किसी को डाउट है? मुझे बताओ थर्ड पॉइंट बेटा। बता दो, थर्ड पॉइंट मुझे बता दीजिए एक बारी। देखो थर्ड, हाँ बताओ। ये सर्वाइवरशिप वाला वो क्यों दिया हुआ है? क्योंकि ये तो बेसिक उसमें प्रॉपर्टी फैमिली का आ रहा है ना।
बेसिक है, पर जैसे आप सर्वाइवरशिप कहने का मतलब है कोई माइनर मेंबर वो को पार्टनर बन रखा है, पर उसको अधिकार नहीं दिया जाता है। जैसे हमारे फंडामेंटल राइट है, राइट टू बी हियर, राइट टू बी चूज, तो हमें किसी राइट का पता नहीं होता, तो हमें किसी के थ्रू पता चलता है, तो उसका हम यूज करते। तो सेम राइट टू सर्वाइवरशिप है, आया समझ में। जैसे कि हमें प्रॉफिट है, जैसे कि आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बेडशीट का बिजनेस है, बेडशीट के बिजनेस में जैसे कोई प्रमोशन हुआ, प्रमोशन सॉरी सेल ज्यादा हो गई तो पार्टी रखी गई, ठीक है ना, तो उस पार्टी में माइनर को इन्वॉल्व नहीं किया गया तो गलत चीज है, उस केस में माइनर को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? इसके एक बाद देखो अभिषेक का डाउट था थर्ड पॉइंट में, रिस्पेक्ट व्हेन देयर इज अ को पार्टनर आस्क फॉर पार्टीशन। अब देखो माइनर, ठीक है ना बेटा, माइनर से वो मेजर में बना, वो जैसे फीमेल है, फीमेल आपकी को पार्टनर है, माइनर अब उसकी मैरिज होने वाली। अब मैरिज के समय वो क्या चाहते हैं, अपना एक पार्टीशन में हिस्सा चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं, राइट टू अकाउंट्स को चेक कर सकती है, इंस्पेक्ट कर सकते हैं अकाउंट्स में कि मेरा कितने का अधिकार है, मुझे कितना मिलेगा, वो चाहे मेरे को प्रॉपर्टी में चाहिए या फिर मुझे मॉनेटरी टर्म कैश में मिलना चाहिए। क्लियर है बेटा यहाँ तक अभिषेक? सर ये मुझे बताइए कि जैसे आपने भी ये बताया कि जो राइट ऑफ अकाउंट्स जो को पार्टनर फीमेल के लिए है, आफ्टर अटेनिंग द मैच्योरिटी एज, आपने कहा कि वो उसको ले सकती है अपना हिस्सा और पता अकाउंट में पता कर सकती है। सो दिस इज ओनली अप टिल शी गॉट मैरिड। पहले भी हो सकता है बेटा, अच्छा, दूसरा, पहले जैसे अच्छा कोई ठीक है सर। लायकदार औलाद ही नहीं निकली, वो अपना बिजनेस सेटअप करना चाहता है, ठीक है ना, तो भी पार्टीशन के लिए आस्क कर सकते हैं। अच्छा या किसी ने सर, भाग एक के शादी कर जी ली। जी 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 एक क्वेरी और है कि हमारे एचयूएस में हम कौन कौन सी इंडस्ट्रीज को इंक्लूड करते हैं। जैसे आपने हमेशा आपने ये बार बार बोला कि कारपेट कंसर्न इंडस्ट्रीज हैं, तो ऐसे ऐसा कोई ये यदि कोई लिमिटेड है या कुछ, या ये कुछ कैटेगराइजेशन करी गई हो इनमें कुछ? देखो कैटेगराइज तो किया गया, ऐसा नहीं, आप इसको होमवर्क भी कर लेना एक बार अभिषेक। यस सर, जो यस सर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या स्पेशल कोई कैटेगरी है कि बस कारपोरेट या फिर बेडशीट का ही हाँ, बिजनेस होगा कि वही कोई मैंने और पूछा, सा वही होगा? मैंने। तो कोई हाँ, भी हो सकता है, ठीक है ना, ये जरूरी नहीं कि सिंपल हो। जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होता है अभिषेक, ठीक है ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जैसे हम कोई सिलाई का काम करते हैं, ठीक है ना, या फिर कारपेट का बिजनेस है, बेडशीट का बिजनेस है। स्कूटर की जो मीटर होती है ना, उसके साथ में सर वो तो फिर कोई हाँ भी इंडस्ट्री करेक्ट हो है। सकती है। वो इट बोले कैन बी कि ऑटोमोबाइल, इट कैन बी ऑटोमोबाइल ऑल्सो, इट कैन बी अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो। नहीं नहीं, देखो नहीं नहीं अभिषेक का नहीं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि कोई भी बिजनेस हो सकता है, वो मेंशन क्या होता है हिंदू अनडिवाइडेड लॉ में, सर तो आपके एचयूएफ में सब मेंशन ये मैंने इसलिए क्वेश्चन पुट अप किया बिकॉज है। लास्टली जो मैंने भी एग्रीमेंट साइन किया था, तो उसमें द गाय वाज हैविंग द गाय इज फ्रॉम रियल एस्टेट इंडस्ट्री। हम्म उसका अपना रियल एस्टेट का काम था और उसने हमसे एचयूएफ पे ही साइन करवाए थे एग्रीमेंट पे। हम्म तो मैंने यही इसलिए पूछा कि वाई, आपने कहा कि वो कारपेट इंडस्ट्री वो है, तो हम्म। मेरा मतलब ये था कि वाई नॉट टू अदर इंडस्ट्रीज। हो सकता है बेटा, होता भी है ये। मैंने देखो जो मेन मैं यूज किया करता हूँ जाता है ना वही। पढ़ाने के लिए, मैंने वो यूज किया गया, आपका कारपेट और अच्छा, बेडशीट, ठीक ओके, है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ गया ना समझ? मैं वही इसको करता एक हूँ बार इसको। मैं नेक्स्ट क्लास में और क्लेरिफाई कर दूंगा जब हम बिल का राइट, राइट, टॉपिक करेंगे, ठीक है ना। ठीक है सर। बेसिकली जो मेन यूज किया जाता है अभिषेक, जो मैं पढ़ाने के लिए यूज करता हूँ तब, आपका कारपेट का, बेडशीट का। अब जैसे आप कह रहे हैं जो आपने डीलिंग की थी उसमें उसका बिजनेस रियल एस्टेट का था, वो एग्जैक्टली, एकदम करेक्ट है, ठीक है ना, एग्जैक्टली। रियल एस्टेट भी है। कोई नहीं हो सकता उसके लिए पर्टिकुलर ये कि कारपेट या बेडशीट ही होना चाहिए, वो तो आप समझाने के लिए बोल रहे हो ना। हाँ मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना बेटा, आगे चले हम। ये हिंदू प्लीज। लॉ में डिफाइन कि कौन कौन से बिजनेस होंगे, ठीक है ना, एक हिंदू अनडिवाइडेड लॉ भी है, एचयूएफ का भी लॉ, ठीक है ना बेटा, आगे चलूं मैं। अब इसके बाद देखो आपका आता है राइट ऑफ को पार्टनर्स। हमने अभी तक क्या करा, हाँ सॉरी, को पार्टनर, यही थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रखा है सारे। सबसे पहले बात उसकी प्रॉपर्टी में हुआ जॉइंट ओनरशिप, सर्वाइवरशिप अकाउंट्स, कोई पर्सनल एक्विजिशन, अगर देखो अगर उसको चाहिए हिस्सा, जैसे कोई लड़की है, जैसे मैं
रियल एस्टेट का आपने एग्जांपल लिया था ना अभिषेक, उसमें जैसे वो दोनों ब्रदर में से मेन हेड है वो करता है। अब जो दूसरा को पास में वो चाहता है कि मुझे एक अलग से 1/6 शेयर मिलना चाहिए, हाफ से ज्यादा, यानी कि 60% शेयर मिलना चाहिए पर्सनल एक्विजिशन के तौर पे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसे ले सकता हूँ, राइट टू आस्क फॉर पार्टीशन कर सकता हूँ, अपने राइट को छोड़ सकता हूँ, रिनॉयंस यानी कि छोड़ना, ठीक है ना। मैं को पार्टनर से भी हट सकता हूँ। राइट टू रीस्टेन इम्प्रॉपर एक्ट, किसी भी हिंदू अनडिवाइडेड लॉ में मैं किसी भी इनप्रॉपर लॉ को लागू नहीं करूंगा, रीस्टेन यानी कि रोकूंगा कि अप्लाई ना हो, ठीक है ना। इसके बाद आता है राइट ऑफ एलिनेशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट ऑफ एलिनेशन कहने का मतलब है कर्ता के पास ही पावर होता है कुछ परमिटेड पर्पस के लिए, कि प्रॉपर्टी के लिए लीगल नेसेसिटी के लिए प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है अपने स्टेट के बेनिफिट के लिए, जैसे आप बोल रहे थे ना अभिषेक, बेनिफिट ऑफ स्टेट। इसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ सम इंडिस्पेंसेबल रिलीजियस चैरिटेबल ड्यूटीज, और जहां कर्ता अगर फादर है तो क्या कर सकता है, प्रॉपर्टी को बेच सकता है अपने पुराने डेब्ट को पे करने के लिए। यहां तक क्लियर है। तो जो राइट ऑफ एलिनेशन है को पार्टनर है, यानी कि राइट ऑफ एलिनेशन किसके पास है, को पार्टनर के पास है। अब हमारे हिंदू डिवाइडेड फैमिली में इतना डेप्थ आ गया है कि हमें जो हमारा जो बिजनेस है वो डूबने वाला है। तो हम अब क्या करेंगे, अपने जो पुराने डेप्थ को पे करने के लिए अपने करंट प्रॉफिट से कुछ अमाउंट पे करेंगे। तो जो करंट अमाउंट से प्रॉफिट को पे किया जा रहा है वो हम करता किसके द्वारा पे कर रहे हैं, को पार्टनर के, मतलब विद द परमिशन ऑफ को पार्टनर्स। क्लियर है ना बेटा यहाँ तक? तो इन सर इस केस स्टडी में क्या छेओं के छेओं हमको रिटन कंसेंट देंगे कि आप माल बेच सकते हो, सॉरी ये प्रॉपर्टी बेच सकते हो? अब देखो जिसका कंसर्न होगा तो वो कर सकते हैं, वैसे करता ही लीडर है बेटा, करता चाहे तो कुछ भी कर सकता है, तो ठीक है लेकिन ना। हमको राइट ऑफ एलिनेशन कहने का ही मतलब है कि को पार्टनर कुछ कह नहीं सकता, कर्ता कर्ता की मर्जी है, वो बेनिफिशियरी कर देगा। एक बात बताओ, कर्ता कोई चीज गलत तो करेगा नहीं। अब डेट पे कर रहा है, इससे आपका बिजनेस अच्छा ही चलेगा, सिंपल सी बात है। तो इसमें राइट ऑफ एलिनेशन कहने का मतलब है कि जो आपके को पार्टनर है वो कोई ऑब्लिगेशन नहीं उठा सकते, कर्ता को सेल करना है तो सेल करके ही रहे। यहाँ तक क्लियर है ना अभिषेक? दिस इज द मैंडेटरी कंसर्न, और इन केस ही बिकम मैंडेटरी ग्रीडी है, देन मैंडेटरी है बेटा, मैंडेटरी है। बट देखो अगर मान लो कोई पक्को पार्टनर है, उसको अपना शेयर चाहिए कि भाई तुम अपना डेब्ट पे करते रहो, मुझे मेरा शेयर दे दो, तो क्या करेगा, जितना भी उसका प्रॉफिट अवेलेबल होगा उससे उसका प्रॉफिट शेयर का देके उसको अपनी प्रॉपर्टी से रिनाउंस करा देगा, ठीक है ना। बट सर कौन करता? ये तो बड़ा वेग टर्म नहीं हुआ कि बिकॉज कभी इन केस दी कर्ता बिकेम ग्रीडी देन व्हाट विल डू? तो बेटा ग्रीडी क्यों होगा, वो लीगल नेसेसिटी के लिए तो कर रहा है ये सब, प्रॉपर्टी के और बेनिफिट ऑफ स्टेट, ठीक है ना। इसमें ग्रीडी वर्ड आएगा नहीं करता के लिए। करता करता जो भी कर रहा है अपने बिजनेस को संभालने के लिए तो कर रहा है। अब सिंपल सा जैसे आपसे हम पूछता हूँ अभिषेक, जैसे कंपनी, ठीक है ना, आप कंपनी में काम कर रहे हो तो कंपनी जैसे वर्किंग आवर्स को जैसे कंपनी ने बढ़ा दी, तो वर्किंग आवर्स बढ़ाने के बाद वो ओवर टाइम पे नहीं करेगा क्या? आपको करेगा। आ गया ना यहाँ तक समझ में अभिषेक? क्लियर है बेटा? आगे चलो कि नहीं है क्लियर अभी भी? चलेंगे सर आगे। बताओ संदीप, वॉइस आ रही है आपको? सर मैं नींद बिगड़ गई। यस सर। क्या बेटा अभिषेक? सर करता हूं मैं, मेरी नींद बिगड़ गई, अब क्या करेंगे? मैं करता हूँ, मेरी क्या बिगड़ गई? नीयत बिगड़ गई, मैं लालची हो गया, मैंने कंपनी बेच दी, मुझ पर राइट अच्छा, था, कंपनी बेच दी तो फिर को मुझ पर पार्टनर राइट उससे था। उससे शेयर ले सकते हैं, ठीक है ना। को पार्टनर क्या करेंगे, उससे उसका शेयर ले लेंगे। पर कंपनी बेचने के बाद कैसे मिल सकता है? ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि क्या पूछा कंपनी मैम? बेचने के जिस कंपनी के आप शेयर जैसे, बांटे हाँ, वो आपकी रही नहीं तो फिर आप कैसे शेयर? जैसे कर्ता की नीयत बिगड़ गई, उसने कंपनी को बेच दिया, तो उस केस में को पार्टनर कैसे शेयर लेंगे? हाँ बताओ बेटा अभिषेक। क्योंकि मर्जी मर्जी तो कर्ता की ही चल रही है, ऐसे वो डिटेक्टिव भी, उस पर सब राइट है। देखो रियल सिनेरियो में अगर हम देखें, किसी को कर्ता हेल्ड किया जाता है
तो कोई ऐसा नहीं, अगर नियत बिगड़ गई या फिर उसके जो बिजनेस है उसमें लॉस हो रहा है, तो बिजनेस में लॉस होते होते जो भी उसका प्रॉफिट अवेलेबल रहेगा उसको क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। यस या सर, फिर सब कोई समझ आ गया मुझे। प्रॉपर्टी होगी कर्ता की, ठीक है ना, जैसे अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से कर्ता क्या करेगा, अपनी खुद की प्रॉपर्टी से को पार्टनर को उनका शेयर प्रोवाइड कर दे। क्लियर है बेटा? यहाँ तक सर ये दिक्कत है किसी को? नहीं 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 सर, ये तो जब हुआ ना, जब वो बेनिफिशियरी के लिए बेनिफिशियरी के लिए बात कर रहा है कि चलो मेरी ये बेनिफिशियरी है कि मैं बात कर लेता हूँ और मैं बेच के डेप्थ को हटा के पूरा काम कर देता हूँ। लेकिन इन केस वही क्वेश्चन अराइज हुआ कि इन केस अगर मैं ग्रीडी हो गया बिंग करता, तो व्हाट द को-पार्टनर विल डू? वो तो बेचारे रोड पे आ गए। हाउ विल ही क्लेम द प्रॉफिट इन दैट? राइट गुड तो मेरे पास क्वेश्चन है। बेटा, गुड क्वेश्चन। देखो, एक अभिषेक का क्वेश्चन है कि कर्ता की जैसे नियत बिगड़ गई, तो हाँ कर्ता सर, ने सब कुछ बेच दिया, तो को पास में एक तरह से सड़क पे आ गए, तो अब वो क्या बेचारे करेंगे इस केस में? अब आप बताओ क्या करेंगे को पार्टनर्स? और केस करेगा। नहीं, हैं? हाँ केस तो करेगा, वो तो केस करेगा। कंप्लेन करेगा, केस करेगा, तो उसका नहीं उसका सर, केस शेयर मिल सर वो जाएगा क्या? नहीं नहीं सर, वो केस कैसे करेगा जब कर्ता के पास सब राइट्स है? तो लीगल बोलेगा कर्ता का ही मर्जी चलेगी। देखो हाउ कैन दे अभिषेक सू द का केस? कोर्ट में केस जाएगा, फिर जो नहीं 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 मैम, जो भी order होगा वो तो follow मैं करना मजिस्ट्रेट तो बोलेगा ना कर्ता तो कर रहा है। पड़ेगा। ये लोग नहीं अभिषेक कह रहा है नहीं, कि मजिस्ट्रेट तो बोलेगा कि कर्ता कर रहा है, फिर क्या करेंगे उस केस में? करते वो भी तो के एज पर द लॉ करेगा, कर्ता के पास तो राइट्स है ऐसा कुछ करने के। आ चुका है, तो वो भी तो प्रूव करेगा कि मैं इसकी वजह से आया हूँ तरफ से। देखो आप सिंपल सा, नैना ने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया है, ठीक है ना। देखो आप क्या कहना चाहते हो कि जैसे आपका जो करता है उसने अगर जानबूझ के किया, इंटेंशनली किया है, तो सबसे पहले उसके ऊपर कोर्ट केस होगा, ठीक है ना। कोर्ट केस में अगर वो प्रोवाइड करता है कि उसने सही जो क्या है, एक लीगल नेसेसिटी के लिए क्या है, तो उस केस में को पार्टनर का कोई राइट अवेलेबल शेयर नहीं हो, ठीक है ना। बट मान लो अगर नहीं होता, ऐसा प्रूफ नहीं होता, उसने जानबूझ के किया ऐसा, तो कोर्ट क्या करेगी, जो जज है वो कहेगा कर्ता को कि कर्ता आप ऐसा करिए, अपनी प्रीवियस प्रॉपर्टी, अगर आपके पास कोई डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है तो आप अपनी प्रीवियस प्रॉपर्टी में से, अपने जो प्रीवियस प्रॉपर्टी से जो जो शेयर लाइबल को पार्टनर के लिए उनका उनका शेयर प्रोवाइड कर दीजिए। यहाँ तक क्लियर है अभिषेक? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन उठा, मेरे प्रॉपर्टी है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर प्रॉपर्टी है नहीं फिर क्या करेंगे? यस, अटक गए। तो जो डिविजिबल प्रॉफिट, जो पेंडिंग प्रॉफिट पहले के, वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। अच्छा मैं करता यहाँ हूँ। तक क्लियर है ना बेटा? यस सर, ठीक है। ठीक है ना, या फिर खुद की तो होगी ना प्रॉपर्टी, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई पर्सन ही नहीं है। हाँ, जब इतना बिजनेस चला रहा है वो, तो उसके पास नहीं ऐसा नहीं है ही सर, नहीं वो कि नहीं उसके पास। नहीं सर, एग्जाम्पशंस तो हैं हमारे पास, लेकिन इट कैन बी न्यू केस स्टडी का कुछ भी ना हो, और वो चले नहीं वेस्टी के। सर मैं समझ गया बात, समझ गए ना? मैं समझ अब गया देखो सर। इतना एडवांस क्वेश्चन आता भी नहीं है, ठीक है ना, नहीं सिंपली। नहीं सर, वो क्वेश्चन क्वेश्चन की बात नहीं है, एक लर्निंग की बात है बस सर, दिमाग में रहेगी चीज। हाँ, अरे जब हम लॉ ऑफ थॉट करते हैं ना अभिषेक, तो उसमें बहुत क्वेश्चन अराइज होते हैं, ठीक है ना, वो ठीक है सर, पूरा केस स्टडी पे, तो कोई तभी तो मजा दिक्कत आएगा नहीं। सर। आपने क्वेश्चन पूछा, एकदम करेक्ट पूछा आपने क्वेश्चन, ठीक है ना। आगे चले हम, तो हमने राइट ऑफ को पार्टनर में पढ़ लिया, बाय बर्थ होना चाहिए प्रॉपर्टी में जॉइंट ओनरशिप, कॉमन एंजॉयमेंट के लिए एक सर्वाइवरशिप होना चाहिए, अकाउंट्स का, पर्सनल एक्विजिशन का, पिटीशन के लिए आस्क होना चाहिए, अपने राइट को रिनाउंस कर सकता है, छोड़ सकता है को पार्टनर, और कोई इम्प्रॉपर एक्ट को रिस्ट्रेन मतलब रोक देगा। इसके बाद राइट ऑफ एलिनेशन। इसके बाद देखो आपका टॉपिक आता है पार्टीशन, जो लास्ट टॉपिक है। हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा? कारा पढ़ा, चिल्ड्रन और अडॉप्शन वाला। कारा के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड पढ़ा, फिर हमने पढ़ा को पार्टनर, ठीक है ना। को पार्टनर कब का मेंबर होता है, कब का मेंबर नहीं। अब इसके बाद जो टॉपिक है आपका क्या है, वो पार्टीशन है, ठीक है ना। पार्टीशन कराता हूं मैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। पार्टीशन का मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो को पार्टनर प्रॉपर्टी, यहाँ तक क्लियर है? पार्टीशन कहने का मतलब है जैसे कि एक घर के हिस्से कर दिए गए। अब हिस्से में एक घर का हिस्सा बड़े भाई को मिला और एक घर का हिस्सा छोटे भाई को मिला, ठीक है ना।
तो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें को पार्टनर के एक अपने रिलेशन को जॉइंट फैमिली से अलग कर लेता है और उसके बाद को पार्टनर नहीं रहता प्रॉपर्टी का, ठीक है ना। मिताक्षरा स्कूल में क्या बोला गया है कि एक इंटरेस्ट को पार्टनर का अलग कर देना और एक्चुअल डिवीजन होना प्रॉपर्टी का, उसको क्या बोलेंगे, पार्टीशन बाय मीटर्स एंड बाउंड्स। क्लियर है बेटा। तो मिताक्षरा स्कूल क्या पहले फॉलो किया जाता था। तो पहले क्या होता था, आपको नॉलेज में होगा वैसे, जब किसी घर का बंटवारा होता था तो उसमें एक लाइन खींच दी जाती थी कि लाइन खींचने के बाद भाई तू यहाँ से यहाँ नहीं एंटर हो सकता और मैं आपके यहाँ नहीं आ पाऊंगा। क्लियर है ना बेटा। यस तो इसे क्या बोलेंगे, मीटर एंड बाउंड्स आर द बाउंड्री लाइंस ऑफ लैंड which is basically drawing the boundary line and physical act of dividing the property। इसके बाद देखो आप, दया भाग स्कूल में भी क्या था, पार्टीशन का मतलब ही मीटर एंड बाउंड्स। क्लियर है बेटा यहाँ तक। तो मिताक्षरा दया भाग हमने स्कूल पढ़े प्रीवियस स्कूल। तो प्रीवियस स्कूल में क्या होता था, एक बाउंड्री लाइन को ड्रॉ कर दिया जाता था। इसके बाद देखो आपका आता है लायबिलिटी टू बी टेकन केयर ऑफ बिफोर पार्टीशन। अब जब पार्टीशन किया जा रहा है तो क्या पुराने डेब्ट को पे किया जाएगा, बताओ बेटा अभिषेक। सॉरी मैं कुछ और सोच रहा था, मैं सोच रहा था, बताइए, सॉरी बताइए। जैसे कि इसमें टॉपिक है आपका लायबिलिटीज टू बी टेकन केयर ऑफ बिफोर पार्टीशन। राइट सर, जैसे आपका पार्टीशन हो रहा है तो क्या डेब्ट जो पुराने डेब्ट है उसको पे किया जाएगा। यस, ड्यूज क्लियर करने के बाद होगा। ठीक है ना। मान लो अगर डेब्ट को पे करने के लिए अमाउंट नहीं है तो जो प्रॉपर्टी पार्टीज, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड का पार्टीशन जब हो रहा है तो उसी पार्टीशन का कुछ हिस्सा किसको दे दिया जाएगा, डेब्ट के तौर पे दिया जाएगा ऑन द बिहाफ ऑफ डेब्ट पे के लिए। ड्यूज क्लियर होंगे इसके हाँ वेरी गुड। इसके बाद देखो सेकंड पॉइंट, मैरिज एक्सपेंसेस ऑफ डॉटर। अब पार्टीशन से पहले ये क्या कहना चाहता है बेटा, कुछ आइडिया। मैरिज एक्सपेंसेस ऑफ डॉटर कहने का मतलब क्या है। जो भी खर्च हुआ है, जो खर्च होगा वो इक्वली शेयर होगा पार्टीशन में। जो तो भाई शादी होगी तो उसके बाद जो बचपन कोई तो पे कर देगा। नहीं मैं समझा नहीं बेटा आपकी बात, बताओ अभिषेक, अब ध्यान से बताओ इसे हिंदू लॉ में। मैरिज एक्सपेंसेस ऑफ डॉटर्स, मैरिज एक्सपेंसेस ऑफ डॉटर्स कहने का मतलब है अभिषेक, जैसे कि आजकल क्या होता है, लड़के सोचते हैं घर का लड़का है और एक लड़की है, तो घर का लड़का क्या बोलेगा बार बार कि भाई तेरी शादी में इतना पैसा लग गया, तुझे पार्टीशन में बंटवारे में मैं क्या दूं। सिंपल सी बात है और ये लगता है ये ठीक है ना। तो कहने का मतलब है क्या क्या लायबिलिटीज को पार्टीशन से पहले देखा जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया हिंदू लॉ में, जो भी मैरिज एक्सपेंस होगा लड़की का, चाइल्ड का, किसका, लड़की डॉटर्स का, तो मैरिज एक्सपेंसेस ऑफ डॉटर को पार्टीशन से पहले डिसाइड कर दिया जाता है, वो आपका पार्टीशन में इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है बेटा, किसी को डाउट है इसमें। नहीं ठीक है सर। इसके बाद देखो परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन सेरेमनीज एंड राइट्स, यानी कि सर, but- परफॉर्मेंस। हाँ सर हम लोग मैरिज एक्सपेंसेस को क्यों काउंट कर रहे हैं, वो तो एक इंडिविजुअल एक्सपेंस हो गया ना किसी का। तो बिफोर पार्टीशन है ना अभिषेक, उसको पार्टीशन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ये प्रिकॉशंस है जो हम पढ़ रहे हैं ना अभी, प्रिकॉशन पॉइंट्स है। प्रिकॉशन पॉइंट कहने का मतलब है क्या क्या चीज कवर की जाती है और क्या क्या चीज कवर नहीं की जाती पार्टीशन से पहले। मतलब कहने का मतलब है पार्टीशन हो रहा है तो पार्टीशन में हम ये नहीं कहेंगे जो लड़की के मैरिज एक्सपेंसेस है वो पार्टीशन के इक्विवेलेंट है तो उसको पार्टीशन का शेयर नहीं दिया जाएगा। यहाँ तक क्लियर है ना अभिषेक। ये जो लायबिलिटीज है प्रिकॉशन है बेटा, आया समझ में। ठीक है सर। इसके बाद देखो जैसे जनेऊ होता है हिंदू धर्म में, आपने जनेऊ सुना होगा। लड़के का होता है मिथाला, जो होते बिहार के होते मिथिला, उनमें 18 साल में जनेऊ किया जाता है लड़कों का। या कोई कथा कीर्तन हो गया घर में, तो जो कथा कीर्तन करा रहे हो सब मिल के करा रहे हो, पार्टीशन में इंक्लूड नहीं किया जाए। हवन हो गया, कथा हो गया, कीर्तन हो गया, रामायण हो गया, कुछ भी कह दो आप, जो भी आपकी सेरेमनी और राइट्स हो रहे हैं, ठीक है ना। बच्चे के जन्म में दावत खिला दी, ठीक है, एनिवर्सरी हो गई, तो ये सारा आपका पार्टीशन में नहीं आएगा। जब आप कहेंगे कि पार्टीशन के समय मैंने जी दावत कराई थी उसका हिस्सा दो, तो ऐसा कुछ नहीं हो। क्लियर है ना अभिषेक, यहाँ तक क्लियर है। तो ये जो लायबिलिटीज बोल रहे हैं प्रिकॉशंस है,
अब इसके बाद देखो लास्ट पॉइंट आता है आपका मेंटेनेंस, कि मेंटेनेंस में देखो कुछ मेंबर है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जो कि आपके को पार्टनर नहीं होते, पर उसे मेंटेन किया जाता है जब वो डिस्क्वालिफाइड हो, कोई अनमैरिड सिस्टर हो, कोई विडो डॉटर हो, कोई मदर, स्टेप मदर या ग्रैंड मदर। यहाँ तक क्लियर है अभिषेक? डाउट है आपको? नहीं ठीक है, ठीक चल रहा है, ठीक है। अब देखो पार्टीशन हमने पढ़ लिया, मीटर एंड बाउंड्स। अब कैसे पार्टीशन ले सकते हैं हम, व्हाट आर द मोड्स ऑफ पार्टीशन? सबसे पहला पॉइंट बताएंगे बेटा संदीप, वॉइस आ रही है आपको? बताओ बेटा संदीप, वॉइस आ रही है आपको? यस सर। बताओ बेटा फर्स्ट पॉइंट क्या कहना चाहता है आपसे मोड ऑफ पार्टीशन में? सर बाय नोटिस। बाय नोटिस नहीं बेटा, फर्स्ट पॉइंट एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंशन। अच्छा, एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंशन। वन मेंबर हाँ। ऑफ द जॉइंट फैमिली कैन एक्सप्रेस हिज इंटेंशन टू पार्टीशन। जो जॉइंट फैमिली है उसका एक पर्सन है, वो उसका इंटेंशन है कि पार्टीशन हमें करना चाहिए। मैं बताऊं सर? हाँ बताओ अभिषेक, एक पर्सन की इच्छा। हाँ सर, इसका मतलब ये है कि जो मेंबर है वो अपना इंटेंशन को एक्सप्रेस करेगा, एक्सप्रेस करेगा इन द फॉर्म ऑफ EOI, POI मतलब क्या, समझा नहीं मैं। एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंशंस। देखो एक्सप्रेस इंटेंशन कहने का मतलब है भाई मेरे घर में मेंबर से बन नहीं रही, मेरे भाई से बन नहीं रही, हम एक घर में रह रहे, तो मैं क्या करूंगा, अपनी इंटेंशन जाहिर करूं, वेदर इट इज फॉर्म इन ओरल और राइटिंग। ठीक है ना? अच्छा, राइटिंग में देखो आप एक लीगल नोटिस दे दूंगा, जैसे मेरा कोई घर था, मेरे फादर का घर था, उसमें मेरा भाई रह रहा है, तो मैं चाहता हूँ अपने फादर के घर में मुझे शेयर मिले, तो मैं क्या दे दूंगा, एक लीगल नोटिस दे दूंगा। यहाँ तक क्लियर? इसके बाद देखो बाय नोटिस, बाय नोटिस कहने का मतलब है नोटिस के तौर पे पार्टीशन। ठीक है ना? नोटिस के फॉर्म में दिया मैंने, एफिडेविट बनवा के प्रोवाइड कर दिया सेकंड पर्सन को। इसके बाद आता है बाय विल। अब विल कहने का मतलब क्या होता है, जैसे आप बेटा टेस्टामेंट्री विल और इंटरस्टेट सक्सेशन आप पढ़ेंगे। टेस्टामेंट्री विल होता है जो आपका लिखित है, ठीक है ना? मेरे मरने के से पहले, मेरे मरने से पहले मैंने कहा मेरा बेटा मेरा वारिस बनना चाहिए, तो जो मेरा बेटा वारिस बना उड़ीसा में मेरा पार्टीशन हो गया प्रॉपर्टी का, आ गया ना सब। जब मैंने उसका वसीयतनामा कराया, विल विल की पूरी डिटेल भरवाई, तो जो विल करवा रहा हूं तभी मेरा क्या होगा, इस प्रॉपर्टी का पार्टीशन हो रहा है। क्लियर है ना यहाँ तक? इसके बाद देखो मरने से पहले, मरने से पहले अगर डिक्लेयर है विल तो उसे टेस्टामेंट्री विल कहते हैं, और मरने से पहले अगर विल डिसाइडेड नहीं है क्योंकि कौन विल होगा, तो 4 केस पे होता है, क्लास 1 हायर, क्लास 2 हायर, एग्नोट्स और प्रोबेट्स। ये आप पढ़ोगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना? तो देखो आप बेटा बाय एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के तौर पे हमने कर दिया, ठीक है ना, कि आधा शेयर तुझे मिलेगा, आधा शेयर मुझे मिलेगा। बाय आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन से बताएंगे अभिषेक कैसे कर सकते हैं हम पार्टीशन, कुछ आइडिया हो आपको? हाँ, आरबी इसमें होगा कि ये केस अगर जाएगा तो इन फ्रंट ऑफ द आर्बिट्रेटर, तो मेरे हिसाब से शायद आर्बिट्रेटर इसमें आके डिसाइड करेगा कि किसको क्या मिलना चाहिए। कहने का मतलब है, जैसे मैं आपसे पूछता बेटा, पहले के गांव के जमानों में क्या होता था, जैसे मेरे फादर और मेरे पापा थे, उनकी लड़ाइयाँ हुई थी बहुत, और हुई थी, सच में हुई थी, मुझे भी याद है। तो हुआ क्या था, उसमें हमारे गांव के प्रधान को बुलाया गया, प्रधान क्या, आर्बिट्रेटर। आया अभिषेक समझ में? समझ आ गया। ये एक परफेक्ट एग्जांपल दूंगा। तो आर्बिट्रेटर प्रधान को बुलाया गया, तो प्रधान ने क्या बोला, मेरे फादर का नाम बोल के बोला कि तुम यहाँ से जमीन तुम्हारी इतनी रहेगी और इनकी जमीन इतनी रहेगी। यहाँ तक क्लियर है ना विषय? हाँ। तो आर्बिट्रेशन, मोड ऑफ पार्टीशन में, आर्बिट्रेशन में हमने समझ लिया इन्वॉल्विंग द थर्ड पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन। अब इसके बाद बाय स्यूट, स्यूट कहने का मतलब है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मेरी एक दिल्ली में प्रॉपर्टी है, मैं रहता कहाँ हूं, पंजाब में। अब दिल्ली की प्रॉपर्टी में मैंने उसको रख लिया, एक इंसान को, वो इंसान छोड़ ही नहीं रहा, ठीक है ना? अब ज्यादा मैं ऑफेंस नहीं करना चाहता, जैसे मैं बोलना नहीं चाहता, जैसे कि मैंने किसी बिहारी पर्सन को रखा, ठीक है ना? हाँ, टेक केयर का रखा मैंने किसी पर्सन को, और वो पर्सन क्या छोड़ नहीं रहा है घर, टीनेट किराए पे रखा था उसे। यहाँ तक क्लियर है? ये होता है अभिषेक, हमारे एक रिलेटिव में क्या था,
मैं आपको समझाऊंगा। हमारे रिलेटिव में एक जमीन थी, मतलब वो रह रहे थे, तो वो रहते कहते कि हर साल बंदे को बदलवाना चाहिए, हर साल, हर दूसरे दिन बदलवाना चाहिए टेनेंट किराएदार को। तो उन्होंने बदलवाया नहीं, 5 साल हो गए। अब 5 साल में क्या, उनको अपनी जमीन आखिरकार में बेचनी ही पड़ी। आप बिलीव नहीं करोगे इस चीज को, ठीक है ना, क्योंकि वो छोड़ ही नहीं रहा था बंदा। अब उनकी भी बेवकूफी थी, उन्होंने रेंट एग्रीमेंट कभी बनाया नहीं, उन्हें पता ही नहीं था रेंट एग्रीमेंट ऐसा कोई चीज होता है। बस उनके पास घर के कागज थे, तो घर के कागज से उन्हें क्या करना पड़ा, जमीन को बेचना पड़ा। यहाँ तक क्लियर है बेटा? किसी को डाउट है बाय सूट में? बाय जी सूट सर। कहने का मतलब है मेरे जमीन को कोई छोड़ नहीं रहा है, तो मैं उसके ऊपर कोर्ट केस करूँ, ठीक है ना। या फिर दूसरा एग्जांपल लो, भाई का एक दूसरे भाई से कोर्ट केस चल रहा है पार्टीशन के, ठीक है ना। अब इसमें के एक लॉ का वर्ड यूज करूंगा बेटा, अभी लॉ में आया है कि जैसे जो बड़ा भाई है ना, बड़े भाई के पास प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, तो छोटा भाई उसमें अधिकार ले सकता है। आया समझ? जैसे मैं बड़ा हूं, मेरे नाम प्रॉपर्टी है, तो मेरा छोटा भाई का उसमें हिस्सा लगेगा। क्लियर है? आपसे कोई पूछे, बट मेरे छोटे भाई के नाम मेरे पापा ने हिस्सा करा रखा है, घर प्रॉपर्टी नाम करा रखी है, तो मैं उसमें हिस्सेदार नहीं ले सकता। क्लियर? नहीं ले सकते बेटा, ये बना रखे, ये गाँव में होता है, ठीक है ना। यूपी में यही चल रहा है, उत्तर प्रदेश में। आ गया ना समझ में? दिल्ली का मेरे को नहीं पता, पर यूपी में यही चलता है। क्लियर है बेटा? अभिषेक यहाँ तक चलूं आगे मैं? यस सर। अब इसके बाद देखो, कन्वर्सन टू अनदर रिलीजन, मेरे को सूट करना पड़ेगा नैना, तभी ले सकता बड़ा भाई, ठीक है ना। बड़ा भाई जब छोटे भाई के ऊपर सूट करेगा तभी मिलेगा, बट विदाउट सू, बिना कोर्ट केस के, बिना, अगर बड़े भाई के नाम प्रॉपर्टी तो छोटा भाई ले सकता है, एक लीगल नोटिस देगा और बड़े भाई को देना ही पड़ेगा, तब उसमें कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं। अब इसके बाद देखो, कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन, कहने का मतलब है कोई और अनदर रिलीजन में हो गया, तो उस केस में भी क्या होगा, आपका पार्टीशन हो जाएगा। इसके बाद देखो, मैरिज अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट, किसी को याद है बेटा स्पेशल मैरिज एक्ट में क्या क्या आता था? हाँ वेरी गुड। और मैंने स्पेशल मैरिज एक्ट में बताया था, एक बाईगैमी वर्ड यूज किया था कि, हाँ लव मैरिज, एक लव मैरिज क्या था, और क्या क्या था, बाल विवाह क्या था, 18 और 21 साल से कम। हाँ इंटर रिलीजन, याद है ना संजीव, अभिषेक, क्या आपको बताओ बेटा? डाउट है? आगे चलूं मैं? वॉइस आ रहा है संदीप, अभिषेक आपको? यस यस सर। अब देखो आप, पार्टीशन की रीओपनिंग कब हो सकती है? जैसे मुझे पार्टीशन मिला नहीं, मिलना था, और मेरी किसी बेवकूफी की वजह से वो मुझे मिला नहीं, मैं दोबारा से पार्टीशन चाहता हूँ, मतलब पार्टीशन होने के बाद दोबारा से चाहता हूँ, तो कब? कोई मिस्टेक हुआ है, ठीक है ना। अब मिस्टेक कहने का मतलब है पार्टीशन गलती से हो गया, जैसे गांव के प्रधान को बुलाया, तो उसने गलती से जो मेरे दादा की जमीन थी वो मेरे पापा के नाम कर दी, और जो मेरे पापा की जमीन थी मेरे दादा के नाम कर दी, तो मिस्टेक आ गया। हाँ, इसके बाद सेकंड देखेंगे, पार्टीशन आपका फ्रॉड, कोर्जन, मिस रिप्रेजेंटेशन या अंडू इन्फ्लुएंस से हुआ। क्लियर है बेटा? इसके बाद कोई डिसक्वालिफाइड को पार्टनर था, उसको को पार्टनर को हटा दिया, तो वो पार्टीशन ले सकता है। इसके बाद वॉर्म, अगर देखो, क्या मैं आपसे पूछता हूँ बेटा, अगर अनबॉर्न चाइल्ड है, जो सन है माँ के घर में, क्या उसका पार्टीशन में शेयर होता है? नो सर। एग्जिस्टिंग इन लाइफ के बाद होता है, एग्जिस्टिंग इन लाइफ के बाद होता है, ठीक है ना। दुनिया में आने तो के बाद। देखो, अगर मदर का बच्चा है, मदर का बच्चा पेट में था, अब उस समय पार्टीशन हो रहा था घर का, तब तो वो पेट में था, पैदा होने के बाद क्या वो पार्टीशन करा सकता है? हाँ जी करा सकता है, रीओपनिंग ऑफ लाइफ इन एग्जिस्टेंस आने के बाद, ठीक है ना, लॉ में ऐसे बोला जाता है, लाइफ इन एग्जिस्टेंस। क्लियर है बेटा? आगे चलो मैं बताओ बेटा, संदीप, अभिषेक, दिव्या, आखिरी तक सब डेड हो जाते हैं पढ़ पढ़ के। नहीं ठीक है सर। अभी बेटा फर्स्ट लॉ में बहुत, जब LLB फर्स्ट ईयर क्लासेस है ना, उसमें बहुत बच्चे डेड हो रहे हैं। हमारा लॉ वो चल रहा है ना, एविडेंस, एविडेंस खैर करा दिया मैंने किसी तरह। अब सिविल प्रोसीजर कोड तो इंटरेस्टिंग है,
अब देखो अडॉप्टेड सन आता है, अडॉप्टेड सन क्या होता है, परमिट किया जाता है पार्टीशन के लिए। अब जैसे मैंने अडॉप्ट किया है, ठीक है ना, क्या अडॉप्टेड सन पार्टीशन को दोबारा से रीओपनिंग कर सकता है? हाँ जी कर सकता है, ठीक है ना। इसके बाद को पार्टनर, को पार्टनर कोई जैसे कि एब्सेंट था, अब जैसे इंडिया में अनडिवाइडेड फैमिली थे, अब जो इंडिया का पर्सन है वो उधर कहीं घूमने चला गया, जैसे आपका आसाम चला गया, दिल्ली चला गया, उस समय पार्टीशन हो रहा था, उसे पता नहीं था कि पार्टीशन हो रहा है, तो क्या करेगा जब इंडिया में आएगा वापस, तो क्या करेगा, पार्टीशन के लिए लायबल हो जाएगा, रीओपनिंग करा देगा। क्या क्लियर है बेटा? आगे चलूं संदीप। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक है रीयूनियन। रीयूनियन कहने का मतलब है कि रीयूनियन क्या कहने का मतलब है, कई कई बार रियली प्रैक्टिस किया गया है कि मेंबर को दोबारा रीयूनियन किया जाता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ बेटा, जैसे आपके घर का पार्टीशन हो गया अभिषेक, तो क्या आपके चाचा और दादा, एक पापा और चाचा क्या एक साथ रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो ये रीयूनियन कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहता है, देखो आप समझेंगे कि यू कैन रियूनियन विद योर ओनली ब्रदर, फादर, पैटर्नर, अंकल ओनली। कहने का मतलब है आप अपने पाप अगर रियूनियन यानी कि अपने फैमिली मेंबर के साथ रहना चाहते हो तो किन के साथ रह सकते हो? ब्रदर के साथ, फैमिली के साथ, पैटर्नल अंकल के साथ, ठीक है ना। अपने मेंबर उनके साथ रह सकते हो जो पार्टीशन के समय उस समय थे। क्लियर है बेटा? ये ऐसे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं। किसी को डाउट है बेटा इस टॉपिक में? बताओ संदीप, अभिषेक। आज का इसमें टॉपिक आपने आ ना गया क्या? आपने दो स्कूल के नाम लिए थे, हाँ हाँ, वो मुझे स्कूल आप थोड़ा सा गाइड करना, वो स्कूल क्या थे और वो हम लोग क्यों उसको लेते हैं स्टडीज में? कौन से स्कूल लिए थे मैंने? अरे बता रहा हूँ ये मिताक्षरा दया भाग स्कूल। मिताक्षरा, हाँ हाँ Yes. हाँ, यस 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 यस। तो मिताक्षरा दया भाग आपने पिछली क्लास अटेंड नहीं की थी ना अभिषेक? आपको पिछली से पिछली क्लास तो की थी मुझे याद है। तो पिछली से पिछली क्लास में मैंने बताया था नोट्स में पढ़ना, ठीक है ना, ओके, डाइवर्स वाले में पढ़ना। उसमें मैंने सिखाया था जो मिताक्षरा स्कूल होता है आपका वेस्ट नहीं, फर्स्ट क्लास में, हाँ मिताक्षरा स्कूल, हाँ हिंदू लॉ की फर्स्ट क्लास में था मिताक्षरा दयाभान। ये बेसिकली मिताक्षरा आपका वेस्ट बंगाल में फॉलो किया जाता है, और दूसरा बाकी सब वेस्ट बंगाल हाँ को हाँ छोड़। got it, क्लियर है ना बेटा? हाँ तो मिताक्षरा दयाभान किसके स्कूल थे? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के थे। उन्हीं को देख के आपके क्या चले थे, हिंदू लॉ का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है ना। हिंदू लॉ में हमने चार चीज पढ़ी थी सोर्स में, किसी को याद हो? चार वेद पढ़े थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, नाम यजुर्वेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद, ये सब सोर्सेस पढ़े थे, ठीक है ना। उसके बाद कस्टम आया, नहीं कस्टम लास्ट में था, फिर कमेंट्री एंड डाइजेस्ट आया, ठीक है ना। जो वेद का था वो बीसी का टाइम था, बीसी के बाद ईडी आया, राजा महाराजाओं का टाइम। ईडी के बाद क्या आया था आपका? कमेंट्री एंड डाइजेस्ट आया, फिर लास्ट में कस्टम आया था। क्लियर है अभिषेक? जी, तो बेटा आज का जो टॉपिक था वो यहीं तक खत्म है। एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूँ 2 मिनट का। हमने कारा पढ़ा, कारा के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड पढ़ा, इसको पढ़ लेना। पार्टी को पार्टनर पढ़ा, कौन कौन मेंबर बन सकते हैं, क्या राइट्स होते हैं को पार्टनर के। लास्ट में हमने क्या पढ़ा? पार्टीशन, पार्टीशन के क्या क्या मोड्स है और क्या क्या रीओपनिंग कैसे किया जा सकता है और क्या क्या मोड। क्लियर है अभिषेक? डाउट है? नो नो, अब बेटा लास्ट का जो टॉपिक है वो आपका क्या, थोड़ा सा 5 मिनट में समझा देता हूँ, ठीक है ना, जल्दी क्लास नहीं ओवर करूंगा, ठीक है ना। लास्ट का जो टॉपिक है वो क्या है? विल, ठीक है ना। विल के ऊपर है। विल कैसी होती है? एक तो विल मरने से पहले लिखी हुई जो विल पता गई उसे टेस्टामेंट्री विल कहते हैं, और मरने से पहले जो विल डिसाइड नहीं उसे इंटरस्टेट सक्सेशन कहते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है? इंटरस्टेट सक्सेशन, जो आपकी विल डिसाइड की गई है बिफोर बिफोर डेथ, विल जो डिसाइड नहीं की गई थी बिफोर डेथ। तो हम जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो विल करेंगे, इसी के बाद मॉमडन लॉ मैं स्टार्ट करा दूंगा, ठीक है ना। मॉमडन लॉ 2 क्लास में खत्म करा दूंगा, ज्यादा बड़ा नहीं। मॉमडन लॉ में आप वाकिफ पढ़ोगे, डॉहर पढ़ोगे, ठीक है ना, तलाक पढ़ोगे, क्या क्या स्कूल होते हैं, उनके सोर्स थे, क्या उनका पुराण था, ठीक है ना। कुरान था। प्रॉफिट मोहम्मद कौन था, कौन लाया, उसके कौन सक्सीडरी थे, ठीक है ना।
एक ईद मनाई जाती है जिसमें कोड़े मारते हैं, वो कोड़े मारने वाली ईद। जो अभी ईद हुई थी वो सेवई, मीठी सेवई वाली थी। टोटल 3 मोहर्रम ईद होती है, ठीक है ना। मोहर्रम तो ये सारी मॉडर्न लॉ में पढ़ाऊंगा। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा भी आएगा आपको, ऐसा नहीं। अब देखो यहाँ तक क्लियर है ना अभिषेक, संदीप आपको? यस सर, यस सर। तो देखो हमने, मैं अभी बस बता देता हूँ, हिंदू लॉ में लास्ट टॉपिक रह गया आपका विल। नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट रहना अभिषेक, ठीक है ना। थोड़ा सा लाइफ में हो जाए कि यार संडे की क्लास एक रखो अपनी 2 घंटे की, लेनी लेनी। उसका रीजन क्या अभी भी बता रहा हूं बेटा, सेकंड और थर्ड ईयर में कठिन हो जाएंगे यार, फिर आपकी बैक ज्यादा आएंगी। वो अच्छी चीज नहीं है बैक लाना, बात को सर समझो। बैग नहीं चाहिए सर। तभी तो मैं बोल रहा हूँ ना, क्लास जितनी हो सके उतनी अटेंड करो, जो पेपर प्रोवाइड कर रहा हूँ उसे सॉल्व करो, एक आइडिया लगेगा आपको, ठीक है ना। तो देखो आप हिंदू लॉ का जो कुमार की पब्लिकेशन की बुक थी वो मैं कब दूंगा, नेक्स्ट क्लास में, अभी नहीं दे रहा। बस मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर या अभी दे दूं, बोलो। क्या देना सर? कुमार की क्वेश्चन बुक बैंक नहीं थी बेटा, एक दूं? अभी मत दो, क्वेश्चन पेपर दे देना आप, आज मुझे भेज दोगे ना। हाँ अबे वो आज चलो मैं अभी क्वेश्चन पेपर, हाँ क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ। देखो विल में हम क्या पढ़ेंगे, एक टेस्टामेंट्री विल और इंटेस्टामेंट्री विल। इसके बाद कोई एक टॉपिक गिफ्ट और एक स्त्रीधन है, ये गिफ्ट का टॉपिक है लास्ट। और एक स्त्रीधन क्या होता है, स्त्रीधन डाउरी नहीं होता, स्त्रीधन जैसे कि मंगलसूत्र और ये सब लाना होता है जो लड़की शादी के बाद लाती। क्लियर है ना शगुन। अभिषेक? यस सर। अब देखो आज का जो टॉपिक है मैं इतना ही रखता हूँ, अभी क्लास एंड नहीं करनी, 1 मिनट रुकना है आपको, ठीक है ना। क्लास एंड नहीं हो रही, मैं पेपर दिखा दूं फिर क्लास में चले जाना। सर मुझे ना आपके लिंक्स भी चाहिए होंगे प्लीज, यूट्यूब के कौन से लिंक्स। लिंक? मतलब यूट्यूब का लिंक भेजा तो है मैंने, नहीं है सर। मैंने भिजवा रखा है मैडम से, मैंने अपने सामने भिजवाया बेटा सर अभिषेक। मैं इसलिए या तो इसलिए ऐसा पूछ रहा करो हूँ। ना, सुनो सुनो, ऐसा करो, आप क्लास अटेंड करने के लिए आते हो ना, तो मैं तो अभी नैना को यूट्यूब का लिंक दिखा दूंगा, ठीक है ना। यूट्यूब के लिंक से जैसे क्लास अटेंड करने आते हो ना, जैसे संडे आओ अभिषेक, तो मैं आपके सामने करा, मैंने 3 बार भेज रखा है बेटा। तो मेरा मतलब ये है कि बिकॉज ऑब्वियसली हाँ हम लोग अभी तो थोड़े एक्टिव हैं, क्या कहता हाँ है, करेक्ट है। ग्रेजुअली हम्म। अब मुझको, अगर मुझे ग्रेजुअली वो स्टार्टिंग के टॉपिक्स को रीगेन करना है, तो वो लिंक बड़ा काम आएगा सर। हाँ मैं समझ जाऊँ बेटा आपकी बात। जैसे अब हमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था 2 महीने पहले हम्म, कोई पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट, अब उसको हम्म। रीगेन करने के लिए, बिकॉज दैट विल वेरी हेल्पफुल टू गेट द आंसर व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स। ऐसा कोई लिंक मिल जाए ना हमको तो हमें हेल्प हो जाएगी सर। समझ जाऊँ बेटा, मैं प्रोवाइड करता हूँ, फिर आज मैं आपसे बोलता हूँ, ठीक है। कि लिंक मिल ठीक जाएगा है ना। तो ना, एक हाँ वो उस समय उस लिंक पे जाके हम पढ़ सकते हैं कि हाँ ये लिंक ये था, इसमें ये सर आपने ये बताया था, ये समझाया था। हम्म। ऐसा कुछ अगर है तो हमारे पास। कराता हूँ मैं प्रोवाइड, ठीक अच्छा है ना। एक बात बताइए सर, हमारे हाँ क्लासेस कोई रिकॉर्ड भी होते हैं क्या? हाँ जी बेटा, यूट्यूब में होती है रिकॉर्ड। हाँ ओके, तो वही मैं कह रहा था कि तो वही अगर लिंक मिल जाएगा तो हमको इजी रहेगा टू टू प्रिपेयर फॉर लास्ट आप, टाइम, मैं अभी आज टू फिर फॉलो द प्रोवाइड यूट्यूब लिंक्स। करवाता हूँ मैम से, ठीक है ना। मैम को हाँ बोल सर, दो कि थैंक यू सर। अभिषेक यस और सर। फर्स्ट बैच है यस ना, सर। उनको फिर से प्रोवाइड कर दीजिए आपने, ठीक है ना बेटा। हाँ याद रहे, देखो वो आप, अब इजी मैं रहेगा। पेपर दिखाऊं अभिषेक आपको, दिखाइए सर, प्लीज दिखाइए सर। ठीक है ना। अगर हो तो एक बार क्लास भी अटेंड कर लो अभिषेक, यस ठीक है सर। ना। अब मैं पेपर आज आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है ना। इस पेपर को गो थ्रू करना है। ये आपका कौन सा था, एलएलबी, बीए एलएलबी जो करते हैं, फैमिली लॉ का फर्स्ट पार्ट हिंदू लॉ, ठीक है ना। क्या क्या कोड समझा नहीं बेटा मैं? हाँ ये कोड होते हैं, ठीक है ना, ABCD कोड होते हैं, ठीक है ना। कोड लिखा हुआ है। अरे जैसे बोर्ड में पेपर दिया था ना, तो ये देखो कुछ पेपर ऐसे दिख रहा है बेटा आपको, यस क्या सर। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं? देख लो आप एक बार, धीरे धीरे कर रहा हूँ स्क्रॉल, ठीक है ना। आपने एक पहले पेपर भेजा था J446 वाला। हाँ आर्बिट्रेशन का था बेटा वो, आज हाँ हाँ, हिंदू लॉ का वही है। दिखा रहा हूँ, हाँ ठीक है हाँ ना। ठीक है सर, ठीक है। हिंदू लॉ में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मतलब आपको 80 अटेंड करने जो आते हैं वो कर देना, ठीक है ना। विच एक्ट डील विद गिफ्ट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, हाँ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। तो थोड़ा पेपर ट्रिकी दिया आपका,
एशियन लॉ में क्या नहीं आता, सेकंड नहीं आता, स्मृति, कस्टम और वेदास पढ़ा है हमने, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 इसको सॉल्व करना है एक बार घर में। हाँ मैं भेज दूंगा, ठीक है ना। दिख रहा है ना बेटा ये सारा। यस सर। कैसा है पेपर, आसान है, मैं इजी लग रहा है मुझे, इतना कठिन भी नहीं। तो मेरे लिए तो देखो इजी है, मेरे लिए तो इजी है। हाँ आराम से, मेरे लिए कठिन नहीं है, ठीक है ना। सबसे कठिन जो माना जाता है ना एलएलबी में, कंपनी लॉ माना जाता है। मैं कंपनी लॉ, कंपनी सेक्रेटरी क्लियर है, मेरे लिए कठिन नहीं है। देखो सोर्सेज ऑफ स्त्रीधन, ये सारे टॉपिक है, ये मत समझना बेटा कि मैं जो टॉपिक मैंने कराया है ना उसमें ऐसे कुछ आएगा नहीं। पोजीशन ऑफ कर्ता क्या है, मैनेजर है, रिप्रेजेंटेटिव है, वैलिड, ये दिख रहा है ना अभिषेक आपको। हाँ वो जो एक नैना का डाउट था कि वो इम्पोर्टेंट सेक्शन प्रोवाइड करने का, तो मैंने प्रिपेयर कर दिया है, धीरे धीरे करके प्रोवाइड करता हूँ बेटा, ठीक है ना। प्रिपेयर। सर एक हाँ बात मुझे खाई जा रही है बोलो। कि अगर हम इसको प्रिपेयर करेंगे तो व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स? ये तो बहुत बहुत जंबल हो जाएगा सर, बहुत बहुत ज्यादा सिर पे बैठ जाएगी चीज। सबसे पहले देखो अभिषेक, मैं बताता हूँ, जब रिवीजन का समय आएगा ना तो मैं आपको कुछ बुक बताऊँ। पहले बुक, उन बुक को पहले कवर करो, और जो कुछ बुक है उनको लास्ट को कवर करो। जैसे आपने जो बुक किया, अभी तो इजी करा रहा हूँ मैं आपको, फर्स्ट एलएलबी फर्स्ट ईयर में। तो जो मैं बुक करा रहा हूँ, पहले मैंने नोट्स को अच्छे से पढ़ लो जो मैंने प्रोवाइड किया है, ठीक है ना। राइट। नोट्स के बाद जो कुमार का क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करूंगा उसको करो, उसके बाद इस पेपर को सॉल्व करो। हो जाओगे, हो जाओगे। एलएलबी फर्स्ट ईयर में हुए हैं बेटा पास, सब हुए हैं। अब जिन्होंने सर ये क्लास डेली अटेंड की थी, ठीक है ना, जिन्होंने क्लास डेली अटेंड की थी, जिसके पास सारे नोट्स थे, ठीक है ना, वो पास था, फेल कोई नहीं था। फेल वैसे भी नहीं होगे, 100 में से 80 अटेंड करना, कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं इसमें। कई कई बार आपके जो तुक्के हैं, जिसे तुक्का बोलते हैं, वो भी सही हो जाते हैं, ठीक है ना अभिषेक। तो पेपर सही लगा आपको कि बेकार लगा है पेपर? पेपर सही है सर। इसमें बड़ा काफी, इसमें सोर्स में ज्यादा कुछ पूछ लिया गया ना। हिंदू मैरिज एक्ट नंबर क्या है, कितने चैप्टर्स है? अरे क्या एक्ट नंबर था ऑफ हिंदू मैरिज, मतलब सेक्शन नंबर, तो देखना पड़ेगा। मैं भेज दूंगा, टेंशन मत लो, आपके लिए मैं इतनी हेल्प कर दूंगा। इंपॉर्टेंट सेक्शन प्रिपेयर है, भेज दूंगा। दिखा संदीप, दिख रहा है बेटा कैसा आ रहा है पेपर? यस सर। हाँ जी हो जाएगा, बड़ा नहीं है, एमसीक्यू है बेटा, 2 आवर्स है ना टाइम। तो ये पेपर मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इसके साथ एक कुमार का क्वेश्चन बैंक भी आज ही प्रोवाइड कर दूंगा, और लिंक। एलएलबी फर्स्ट ईयर में क्या प्रोवाइड करना है मुझे, एक लिंक प्रोवाइड करना है, क्वेश्चन पेपर, ये कुमार का क्वेश्चन बैंक, क्लियर है। यूट्यूब का लिंक, सेक्शन का प्रिपेयर है, पूरा ही प्रिपेयर है, ठीक है ना। पर थोड़ा सा रह गया, पेंडिंग वर्क रह गया उसमें, ठीक है ना। इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करने टाइम लगता है बेटा, और मैं और जगह भी बिजी हूँ ना, मेरा ऐसा बिजी शेड्यूल होता है कि मैं खाना खाने के लिए भी मुझे टाइम नहीं मिलता। अभी दोपहर को, हाँ 5-10 मिनट मिलता है बस दोपहर को। हाँ ये बात तो, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है अभिषेक, संदीप, किसी को डाउट है? नहीं सर। तो आज की क्लास इतनी रखे बेटा हम। जी सर। ये सर ठीक है सैटरडे ना? कब कब शुरू करेंगे हम? सैटरडे आज मैं करता हूँ बात, ठीक है ना। इस सेट कल लेनी थी मुझे, पर मेरे घर में ना रिलेटिव आ गए थे। मैं ना 4 सैटरडे मॉर्निंग पक्का में कराता हूँ। मॉर्निंग में रखवाएंगे इसको हम। मॉर्निंग 9 से 11 मैं सोच रहा था, फिर वही दिक्कत है। चलो मैं बात करता हूँ, मेरे को रखवानी तो नहीं, तो मैं जून में बेटा, जून में एक्स्ट्रा क्लास रखवाऊंगा तुम्हारा कोर्स कराने के लिए, ठीक है ना। जून में मेरी हॉलीडे है, मुझे एक क्योंकि जगह नहीं हमारे जाना, एग्जाम बस शुरू हो पढ़ाना। जाएंगे सितंबर में। हाँ इसी के लिए।
तो जून में मान लो एक्स्ट्रा क्लास रखवाऊंगा मैं, टेंशन मत लो आप, ठीक है ना। अभी तो संडे आपकी कंटिन्यूअस क्लास रहेगी, ठीक है ना। मुस्लिम लॉ जो 4th बुक है वो इस अप्रैल के महीने में मैं कंप्लीट करा दूंगा पूरा, ठीक है ना अभिषेक। ठीक है बेटा। तो अभिषेक आज की जो क्लास के अपडेशन है वो मैम आपको प्रोवाइड कर देंगे। मैं 4 सैटरडे